कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से हर किसी को कैटेगराइज किया जा सकता है, एक हीरो या एक ऑर्डिनरी ह्यूमन या तो फिर एक विलन। पर हर बार ही हीरो ग्रेट नहीं होता और सभी नॉर्मल ह्यूमनों को तुम ऑर्डिनरी नहीं समझ सकते। और इसके अलावा सारे विलन भी बुरे लोग नहीं होते। तो आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस कहानी का विलन। तभी सीन चेंज होता है। एक लड़के के चेहरे पे रोशनी पड़ रही होती है। वो बोलता है, ये क्या बकवास है, रोशनी कहाँ से आ रही है? तभी एक लड़की बोलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लड़की के पास ही खड़ा लड़का बोलता है, ये जगह कौन सी है? तभी वहाँ पर सफेद शर्ट वाला लड़का बोलता है, सभी लोग प्लीज शांत रहिए, हम लोगों को शांति से काम लेना होगा। और तभी वो पीले बालों वाला लड़का चिल्लाते हुए उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, तुम ही हो ना कमीने जिसने हम लोगों को यहाँ पर किडनैप किया है? ये देखकर लड़की और वो नीली शर्ट वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का उस पीले वाले लड़कों के पेट में लात मार देता है। लड़का अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। तभी व्हाइट शर्ट वाला लड़का हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मेरा नाम किम है और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ भी अपने दिमाग में मत चलाओ। पीले बालों वाला लड़का उसका हाथ झटकते हुए बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन बातों पर मैं बिलीव करूंगा? और वो दोनों एक दूसरे को घूरना शुरू कर देते हैं। तभी नीली जैकेट वाला लड़का बोलता है, मेरा नाम संगजू है। और लड़की बोलती है, मेरा नाम मिया है। तभी पीले बालों वाला लड़का अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या बकवास चल रही है? मेरा नाम शिन है। इसके तुरंत बाद वहां पर एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। इसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। लड़की अपना हाथ उस स्क्रीन पर मारते हुए बोलती है, क्या मैं अकेली ही हूँ जो इस अजीब सी चीज को देख पा रही हूँ? शिन आंख रिगड़ते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि कल मैंने क्या ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मिया बोलती है, इस विंडो पर क्वेस्ट लिखा हुआ है, क्या सब लोग ये देख पा रहे हैं? तभी किम बोलता है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस टाइम पर क्या चल रहा है। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताना। शिन बोलता है, तुम हर टाइम के लिए लीडर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मिया शिन पर चिल्लाती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। शिन वापस जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हाई स्कूलर होकर मेरे से ऐसे बात करने की? जिनवू बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को शांत रहना चाहिए। शिन बोलता है, अब तुम्हें क्या हो गया एकदम से कमीने? तभी जिनवू एक तरफ इशारा कर देता है। वहां पर एक दरवाजे टूट रहा होता है और वहां से ज़ॉम्बी बाहर आ रहा होता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिन और मिया चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शिन बोलता है, ये क्या घटिया चीज चल रही है? तभी क्वेस्ट विंडो दिखाई जाती है। उस पर लिखा होता है, ट्यूटोरियल, सर्वाइव करो, मारो और यहाँ से बाहर निकल जाओ और एक इविल स्पिरिट को ढूंढकर उसे क्लियर कर दो। तभी शिन चिल्लाता है, ये क्वेस्ट फिर से आ गई। मिया बोलती है, तुम हमसे चाहते क्या हो? किम बोलता है, सब शांत हो जाओ, हमें इसे ध्यान से और शांति से डील करना होगा। इसके बाद क्लियरिंग कंडीशन दिखाई जाती है कि आपको यहाँ पर एक दिन तक सर्वाइव करना होगा। सिर्फ आप अकेले ही बचे होने चाहिए। सभी बुरी स्पिरिट्स को आपको मारना होगा और आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, चाहे एग्जिट आपको दिखे या ना दिखे। किम बोलता है, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, शांति से डील करो। मिया चिल्लाती है, इस टाइम पर तुम कैसे शांत रह सकते हो? किम बोलता है, अभी के लिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मिया चिल्लाते हुए बोलती है, हमें पहले दरवाजे को टूटने से रोकना होगा, नहीं तो उसमें से ज़ॉम्बी बाहर आ जाएंगे। तभी दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और किम ज़ॉम्बी के मुंह पर पंच कर देता है, बट ज़ॉम्बी फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। किम सोचता है, ये तो अभी काफी कमजोर है। तभी वो चिल्लाता है, सब लोग कुछ ना कुछ लेकर यहाँ पर आ जाओ, वो अकेला है और हम चार, अगर हम साथ में काम करें तो हम उसे मार सकते हैं। तभी मिया और शिन इधर उधर वेपन्स को ढूंढने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है, एक कैमरा उन लोगों को देख रहा होता है। तभी ऑपरेटर स्क्रीन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर काफी सारी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। तभी एक आदमी कॉफी पीते हुए पूछता है, क्या ये शुरू हो गया? कंप्यूटर पे बैठा हुआ लड़का बोलता है, यस, ट्यूटोरियल पहले ही शुरू कर दिया गया है। पीछे खड़ा हुआ आदमी बोलता है, ये लोग काफी अनयूजुअल लग रहे हैं। तभी दिखाया जाता है, जिन्वू पीछे खड़ा हुआ होता है और बाकी लोग ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं। कॉफी पीते हुए आदमी पूछता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने इतना जल्दी कैसे फाइट करना शुरू कर दिया। ऑपरेटर बताता है कि आप ये जो पीले बाल वाला लड़का देख रहे हैं, इसका नाम शिन है और ये बाकी सबसे बहुत ही जल्दी उठ गया था और यही इन सब में से सबसे पहले सिस्टम के काफी पार्ट को समझ भी गया था। पर इसके बाद उसने वापस से बेहोश होने का नाटक किया। वो ऑलरेडी जानता है सिस्टम की एग्जिस्टेंस और उसकी स्किल्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने ये किसी को भी नहीं बताया। ये सुनकर कॉफी पीने वाला आदमी हंसना शुरू कर देता है और बोलता है, ये कितना कमीना आदमी है। इसके बाद ऑपरेटर किम के बारे में बताता है। किम भी काफी अमेजिंग है क्योंकि उसके पास शुरू
से ही एक स्किल है और जो स्किल उसके पास है वो एक हाई रैंक की स्किल है। ये बी रैंक की स्किल है जो शुरू से ही इसके पास है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसके पास ये स्किल होने के साथ ही इसका आगे जाना काफ़ी ही आसान होने वाला है। तभी मूंछ वाला आदमी बोलता है, मुझे हैरानी हो रही है कि इनमें से कौन सा इंसान होगा जो सबसे पहले ट्यूटोरियल क्लियर करेगा। तभी ऑपरेटर चौंक जाता है। वो बोलता है, जरा एक सेकंड रुकिए, ये काफी हैरान कर देने वाला है। तभी दिखाया जाता है कि किम के गले पे लकड़ी घुसी हुई होती है। ये कोई और नहीं होता, ये संग ने मारी हुई होती है। वो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और रास्ता है यहाँ पर सरवाइव करने का। तभी मिया ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है, ये एक नाइटमेयर है, ये एक नाइटमेयर है, मैं अभी उठ जाऊंगी। और संग उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वो मिया को भी मार देता है। उसके बाद संग शिन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, बस शिन तुम ही बचे हो। शिन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी सीन चेंज होता है। सिस्टम सॉन्ग को कांग्रेचुलेट करता है कि तुमने क्वेस्ट क्लियर कर लिया है, सर्वाइव, स्लॉटर और एस्केप का। और साथ में संग के स्टैट भी दिखाए जाते हैं। सिस्टम आगे बोलता है कि तुम्हें प्लेयर के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया है, तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है गेम में। अगर तुम सक्सेस होते हो तो तुम सक्सेसर बनोगे गॉड के। ये सुनकर संग स्माइल कर रहा होता है। तभी पीछे से कोई सॉन्ग को आवाज लगाता है, नाइस टू मीट यू सॉन्ग। इस जगह को स्टार्ट रूम कहते हैं और मेरा नाम जेरी है और मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ। ये दुनिया एक मिशन है जिसे गॉड्स द्वारा बनाया गया है अपना सक्सेसर चुनने के लिए। आप जितने लंबे टाइम तक इस दुनिया में रहेंगे, आपका सक्सेसर बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। संग सोचता है, मिशन एक गॉड बनाने के लिए और स्टेटस विंडो का अपीयर होना और इस जेरी का ऐसे ही अपीयर हो जाना, ये वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जानता था। संग उससे पूछता है, क्या ये सारा सेटअप एक फैंटेसी नॉवल की तरह का है। जेरी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर प्लेयर बनने का मतलब ये है जैसे कि तुम एक गेम के अंदर प्लेयर बनते हो। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर तुम मर जाते हो तो तुम सच में मर जाओगे। इस दुनिया को छोड़ने के सिर्फ एक ही तरीके हैं, या तो मर जाओ या तो गॉड बन जाओ। संग सोचता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। जेरी आगे बताता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 2 लाइफ्स हैं। अगर आप मर जाते हैं तो आपसे दोबारा से रिजेक्ट हो जाएंगे। संग सोचता है, ये कितनी बेशर्मी के साथ मुझे बता रहा है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 लाइफ्स हैं। इस हिसाब से तो जिन लोगों को मैंने ट्यूटोरियल में मारा है वो भी बच गए होंगे। तभी संग अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, पर क्या तुम पहले मेरी इस चोट को ठीक कर सकते हो। जेरी बोलता है, नो प्रॉब्लम, और एक चुटकी बजाता है। तभी मैजिकल तरीके से संग का हाथ ठीक हो जाता है। जेरी अजीब तरीके से देखते हुए बोलता है, इसको पहले ही ट्यूटोरियल के अंदर बिट्रेयल का टाइटल मिल चुका है, ये किस तरह का लड़का है। जेरी स्माइल करते हुए एक सिस्टम विंडो ओपन करता है और बोलता है, मैं तुम्हें रियल टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने का टाइम दूंगा और तुम अपनी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो। तुम्हारा ट्यूटोरियल रिवॉर्ड तुम्हारी इन्वेंट्री के अंदर होगा। जब तुम इसे चेक कर लोगे और तुम इसमें से कुछ आइटम्स को भी परचेज कर सकते हो और कुछ स्किल्स को भी, जिनको तुम असली बैटल में यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जेरी सोचता है, ये बहुत टाइम ले रहा है, हर चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा है और यहाँ तक कि वो महंगी चीजों को भी बिना किसी हेजिटेशन के खरीद ले रहा है। यहाँ तक कि वो बेसिक चीजें, फूड और कैंपिंग इक्विपमेंट्स तक खरीद रहा है। और ये लड़का डेफिनेटली ये जानता है कि लंबे समय तक कैसे सरवाइव किया जाता है और इसने हाई लेवल स्किल्स को ना परचेज करके शॉक मैजिक स्किल्स को ऑब्टेन किया है, जो मिशंस के लिए काफी अच्छा है और सर्वाइविंग के लिए भी। इसके बाद संग रेडी होकर बोलता है, ये काफी है, और उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसके पास एक स्वॉर्ड भी आ जाती है। जेरी बोलता है, क्या तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तो हम आगे रियल टेस्ट के लिए बढ़ सकते हैं। संग बोलता है, रियल टेस्ट। जेरी बोलता है, हाँ प्लीज इस डॉग को मार दो, और वहां पर एक डॉग अपीयर हो जाता है। संग शॉक हो जाता है उस डॉग को देखकर। जेरी उस कुत्ते को सहलाते हुए बोलता है, तुम अगर इस कुत्ते को मार देते हो तो तुम्हारा रियल टेस्ट खत्म हो जाएगा और तुम आराम कर सकते हो। भले ही ये डॉग तुम पर अटैक नहीं करेगा पर तुम इसे मार सकते हो। और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए तो अब ये आसान होना चाहिए क्योंकि तुम पहले भी ये कर चुके हो। तभी संग सोचता है कि मैं पहले ही 3 लोगों को मार चुका हूँ, ये सही बोल रहा है, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। और उसके हाथ कांप रहे होते हैं पर वो आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड घुमाकर उस कुत्ते को मार देता है। तभी जेरी बोलता है, ये अच्छा है कि तुमने इस बात को ज्यादा लंबे तक नहीं खींचा। तभी संग एकदम से उल्टी कर देता है। जेरी बोलता है, तुम बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिव पर्सन हो। जेरी स्माइल करते हुए सोचता है कि मुझे लगता है ये अभी मुझसे
मुझे कहने वाला है कि मुझे वापस भेज दो, मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। तभी संग उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है, और जेरी बोलता है, क्या? संग बोलता है, एक और। ये सुनकर जेरी को भी पसीना आ जाता है और बोलता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे कर सकता हूँ। संग सोचता है कि मेन मिशन पर जाने से पहले ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। वहां पर अलग अलग जानवर आते रहते हैं और वो नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, बट संग उन सबको मारता रहता है। इसके बाद वो गॉब्लिन्स को और लिजर्ड मैन सबको मारता रहता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाता है और जेरी की लास्ट एडवाइस के साथ वो अपने रियल मिशन को स्टार्ट करता है। जेरी की एडवाइस होती है कि अपनी लाइफ को वैल्यूएबल समझो। तभी वहां पर शहर में काफी सारे लोग टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और लड़के शॉक होते हैं। एक आदमी बोलता है, हम फिर से एक अजीब सी जगह पर आ गए हैं। लाल बालों वाला लड़का अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, कमीनो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। संग इधर उधर देखते हुए सोचता है, यहाँ पर घूमने फिरने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा और मिशन वर्ल्ड पहले ही स्टार्ट हो चुका है और मुझे लगता है यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्टर जेरी जैसा जरूर इधर उधर होगा। तभी एक लड़की डेस्क से पीछे खड़ी हुई होती है। वो बोलती है, आपका यहाँ पर स्वागत है, यहाँ आने के लिए थैंक यू सिटी मिशन में। प्लेयर, अगर आप सिटी से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए सिटी के अंदर के कुछ क्वेस्ट हैं जिनमें से आप रिसीव कर सकते हैं और इनको क्लियर कर सकते हैं। संग उन क्वेस्ट को देखने के बाद सोचता है, क्या मैंने इन घटिया चीजों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है? संग सोचता है, इस स्टेज को क्लियर करने का रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है, बट मुझे पहले इसे क्लियर करना होगा। अगर ये गेम है तो, बट यहाँ पर कोई भी लेवल अप नहीं है और ना लेवल अप करने के लिए कोई भी एडवाइस दिया गया है, तो मुझे सबसे पहले इनको बहुत ही ज्यादा गेन करना होगा और जल्दी ही। संग चूहों को क्लियर करने वाला स्टेज सिलेक्ट कर लेता है और लड़की बोलती है, आपने क्लियरिंग रैट मिशन सिलेक्ट किया है तो आपको उस वेन्यू पर मूव किया जा रहा है। वहां से सैंग टेलीपोर्ट होते हुए सोचता है, ये तो बस कुछ चूहे हैं, मैं तो इनको जल्दी ही खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है, सांग अपनी तलवार जमीन पर मारता है और बोलता है, ये बहुत छोटे हैं और बहुत तेज, मैं इनको तो पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तक मैं इन चूहों में से सिर्फ एक को ही पकड़ पाया हूँ, मुझे इनमें से 5 को पकड़ना है। सांग बोलता है, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इस क्वेस्ट को कैंसिल कैसे करना है, अगर मैं चूहों को ना पकड़ पाया तो मैं यहीं पर फंसा रह जाऊंगा। तभी सिस्टम इन्वेंट्री से अपना खाना निकालते हुए सोचता है, अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपने लिए खाना खरीद लिया था, नहीं तो इसके चक्कर में मैं यहाँ पर भूखा ही मर जाता। और इसके बाद इन्वेंट्री से पॉइजन निकालते हुए स्माइल करता है, ये लोएस्ट ग्रेड का पॉइजन है जो चूहों को आसानी से मार देगा और जिसकी वजह से चूहे मर भी जाते हैं और वो बाहर आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट लड़की बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चूहों को पकड़ लिया है। तभी भीड़ में एक आदमी बोलता है, वो देखो उस इंसान ने पहले ही क्वेस्ट को क्लियर कर लिया है। दूसरा लड़का बोलता है, क्या उसने बताया कि उसने किस तरीके से इसको क्लियर किया? संग सोचता है, मेरी अटेंशन के लिए ये लोग कितनी जोर जोर से बात कर रहे हैं। और संग स्माइल करना शुरू कर देता है और सोचता है कि अगर मैं हंसना शुरू कर दूं तो इनको काफी गुस्सा आएगा और इनका काम सही से नहीं होगा। तभी उसको टाइटल बिट्रेयल के इफेक्ट का रिवॉर्ड मिल जाता है। तभी कोई बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने रैट ट्विस्ट को कैसे क्लियर किया? अगर तुम इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दो। संग सोचता है, ये कौन है, और उसकी तरफ बोलता है, क्या तुम मुझे अपना टाइटल बता सकते हो? वो लड़का बोलता है, तुम मेरा अचानक से टाइटल क्यों पूछ रहे हो? मेरा टाइटल है करेजियस सर्वाइवर। संग सोचता है, मैं इसके टाइटल से सिर्फ एक गेस कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये विश्वास करने के लायक है क्योंकि मेरा टाइटल तो बिट्रेयल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं। और आने वाले टाइम में मुझे लोगों से जान पहचान तो बनानी ही पड़ेगी। संग उन लोगों से बोलता है, तुम ये चूहे पकड़ने वाला मिशन मत करो क्योंकि इसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अगर तुमने नहीं करी है तो इसे बिल्कुल भी मत करना। लड़की बोलती है, क्या तुमने इसे अभी क्लियर नहीं किया है? एक ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का चिल्लाता है, देखो वो वहां पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, क्या वो हमको बेवकूफ समझता है कि उस मैनिपुलाइज कर सकता है उस क्वेस्ट को? गंजा आदमी बोलता है, ये कितना ही मुश्किल हो सकता है चूहों को पकड़ना। वो हरी टी शर्ट वाला आदमी फिर से बोलता है, ये कैम्प करने की कोशिश कर रहा है। संग पीछे खड़ा स्माइल कर रहा होता है कि ये इडियट्स। तभी सब लोग जाकर चूहे पकड़ने वाला मिशन लेना शुरू कर देते हैं और उसके लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी संग लड़की के पास वापस जाता है और बोलता है कि मुझे वुल्फ हंटिंग का मिशन दे दो। लड़की स्माइलिंग के साथ बोलती है कि ठीक है, आपको मूव किया जा रहा है। तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की बोलती है, उपा हमें क्या करना चाहिए? लाल जैकेट वाला लड़का बोलता है कि हम पिट्स को पकड़ने जाएंगे। लड़की बोलती है, क्या चूहे पकड़ने का क्विस्ट करना इजी नहीं रहेगा? तभी लाल जैकेट वाला लड़का सांग को चिल्लाकर पूछता है, क्या तुम हमारे साथ पार्टी क्रिएट करना चाहते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर सुना है लोगों से कि हम पार्टी के साथ भी मिशन को क्लियर कर सकते हैं। सांग उसकी तरफ देखे बिना ही बोलता है, नहीं, मैं अकेला ही हंट पर जाना चाहूंगा। और वो टेलीपोर्ट होकर
होकर एक टनल जैसी बिल्डिंग में आ जाता है और वहां पर ट्रैप सेट करना शुरू कर देता है। साथ ही अपने नाइफ पर पॉइजन लगा लेता है। तभी वहां पर वुल्फ गुर्राते हुए आ जाता है। संग सोचता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे इसके साथ डील करना ही होगा। और सच में वो संग से काफी बड़ा दिखाई दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है संग को दो वुल्फ्स ने घेरा हुआ होता है। संग अपनी तलवार निकालते हुए सोचता है मुझे पहले इनको खत्म करना होगा। तभी एक वुल्फ का पैर ट्रैप में आ जाता है और वुल्फ कराना शुरू कर देता है। तभी संग अपनी तलवार के स्लैश से वुल्फ को मारने का ट्राई करता है, पर वुल्फ जंप करके डॉज कर जाता है और संग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। संग सोचता है भले ही ये वुल्फ जख्मी हो गया हो, बट फिर भी ये अभी एक वुल्फ ही है, और अपनी एक स्पेल शॉक के साथ वुल्फ को बेहोश कर देता है और सोचता है ये स्पेल तो काफी यूजफुल थी। इसी के साथ अपनी तलवार वुल्फ के गले के आर पार कर देता है। तभी दूसरा वुल्फ संग के कंधे पर अटैक कर देता है। संग सोचता है ये तलवार तो बाहर निकल ही नहीं रही, अटक गई है इस वुल्फ के अंदर, और अपनी तलवार छोड़ देता है और वुल्फ के ऊपर पीछे की तरफ गिर जाता है और अपना डैगर निकाल कर उस वुल्फ की आंख पर मार देता है और बोलता है क्या कमीने वुल्फ, तुम्हें मजा आया? और सोचता है कि ये एक लो ग्रेड का पॉइजन है और ट्रैप के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इसके बारे में खाने में भी पता नहीं लगता। चूहों को मारने से जो मुझे स्किल और एक्सपीरियंस मिला है, उसी की वजह से मैंने यहाँ पर 30 वुल्फ को अकेले ही मार दिया है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है कि तुमने इस स्टेज को क्लियर कर दिया है, स्टिक वुल्फ हंटिंग क्वेस्ट, और इसी के रिवॉर्ड भी मिल गए होते हैं। तभी वो रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है वाओ, तुमने तो फिर से सबसे पहले इस क्वेस्ट को क्लियर कर दिया। संग बोलता है प्लीज शांत रहो। रिसेप्शन वाली लड़की बोलती है ये नॉर्मल है सरप्राइज होना, क्योंकि तुमने इतने अच्छे से इसे क्लियर किया है। क्या तुम ठीक हो? संग उससे पूछता है मुझे एक जरूरी बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि यहाँ रेस्ट करने की जगह कहाँ पर है? तभी लड़की बताती है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे तो स्क्वायर के पास से लेफ्ट में चले जाना, वहीं पर है। नेक्स्ट सीन में संग उस रेस्ट हाउस के बाहर होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, एक हाथ उसे रोक लेता है। संग पूछता है ये क्या है? वो आदमी बोलता है यहाँ पर काफी सारे लोग बिना पैसों के ही आ जाते हैं, तो प्लीज मुझे पहले पैसे दिखाओ। तभी संग एक पैसों से भरा हुआ बैग दिखाता है और पूछता है क्या इतने पैसे काफी हैं? और वो आदमी बिल्कुल स्माइल करते हुए बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा है, प्लीज आप अंदर आइए कस्टमर, मुझे माफ कर दीजिए मेरे ऐसे बिहेवियर के लिए। इसके बाद संग टेबल पर बैठ जाता है और एक वेटर उससे ऑर्डर लेने के लिए आती है। संग उसे अपने खाने का ऑर्डर दे देता है और अपनी स्टेटस विंडो चेक करना शुरू कर देता है और सोचता है मेरे सारे स्टैट्स 10 के ऊपर जा चुके हैं और मेरी फिजिक और एजिलिटी भी काफी बढ़ गई है ऑर्डिनरी पर्सन के अकॉर्डिंग, बट मेरी स्किल अभी सिर्फ सी रैंक तक ही पहुंच पाई है। मेरी स्पीड बिगिनर लेवल पे काफी तेज लग रही है, बट मुझे लगता है कि स्किल का लो लेवल की होने की वजह से ये थोड़ा सा लो है। तभी वो पर्पल वाली लड़की बोलती है ओपा वो यहीं पर है। लाल वाला लड़का उसे देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ही कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए, क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं? संग अपनी स्टेटस स्क्रीन ऑफ करते हुए उनको देखता है और बोलता है कि ठीक है तुम बैठ सकते हो। और वो सामने बैठते हुए लाल बाल वाला लड़का बोलता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? संग जो अपना नाम बता देता है और वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ली है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम हाइना है। तभी ली आगे बोलता है तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से हम बुलेट डॉज कर सके। संग हैरानी से पूछता है बुलेट डॉज कैसे? ली बताता है क्या तुमने वो नहीं सुना? संग बोलता है मैंने किसी भी न्यूज को नहीं सुना, क्योंकि मैं सीधा क्वेस्ट को क्लियर करके यहाँ पर आ गया था। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ली बोलता है क्या तुम हमारे साथ एक ट्रेड करना चाहोगे? संग बोलता है कैसा ट्रेड? ली बोलता है तुम हमारे लिए मील खरीद दो, हम इसके एक्सचेंज में तुम्हें सिटी के अंदर की सारी न्यूज बताएंगे। संग सोचता है थोड़ी सी न्यूज के बदले थोड़ा सा खाना कोई बुरा ट्रेड नहीं है और बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को 100 कॉइंस तक का खाना खिला सकता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। ली संग को न्यूज बताना शुरू करता है जब से हमने वो चींटियों वाला मिशन क्लियर किया है, क्योंकि पूरी सिटी में चींटियां फैली हुई थी, जिस वजह से काफी ज्यादा दंगे भी हो रहे थे और लोग एक दूसरे को काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, क्योंकि एकदम से इस दुनिया में उनको फेंक दिया गया। और थोड़ी देर बाद कुछ सोल्जर्स वहां पर आ गए और जो लोग दंगा कर रहे थे उनको वहां से घसीट कर ले गए। कुछ लोगों को चोट लगने के बाद सब कुछ शांत हो गया, पर मरे हुए लोग थोड़ी देर बाद जिंदा हो गए थे, इसलिए फिर से एक और हंगामा शुरू हो गया। संग सोचता है जेरी ने पहले ही बताया था कि मरे लोग जिंदा हो सकते हैं, उनके पास 2 लाइफ्स हैं। ली बताता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि जो लोग भी डेथ पेनल्टी के बाद वापस जिंदा होते हैं उनको एक पेनल्टी मिलती है। संग बोलता है पेनल्टी? ली बताता है कि उनके जितने भी स्टैट
पॉइंट होते हैं उनमें से 3 स्टैट्स माइनस हो जाते हैं। संग बोलता है इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 6 स्टैट है और वो एक बार मर जाता है तो मतलब उसके 18 स्टैट माइनस हो जाएंगे। ये तो काफी ज्यादा बड़ा लॉस रहेगा। लिए आगे बताता है यहाँ पर काफी सारे एरियाज हैं और जिनके अंदर तुम अलग अलग जाकर मिशन ले सकते हो और यहाँ पर आर्मर स्टोर, रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर भी है और कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको क्लास चेंज टेम्पल बोला जाता है। संग सोचता है पूरे दिन हंटिंग करने के बाद मुझे एक और टाइटल मिल गया है, क्या मैं अपनी एक क्लास के अलावा ज्यादा क्लास को रख सकता हूँ? ली स्माइल के साथ बोलता है तुम्हारा थैंक यू कि तुम्हारी वजह से हम उन कीड़ों को मार पाए, नहीं तो जितने भी लोग चूहों को पकड़ने गए थे मोस्टली लोग वापिस ही नहीं आए हैं। संग बोलता है ये तो होना ही था क्योंकि चूहे ज्यादा पावरफुल नहीं है बट उनको पकड़ना काफी मुश्किल है क्योंकि वो काफी ज्यादा तेज है। तभी ली का ऑर्डर आ जाता है। संग उसकी तरफ ऑर्डर करते हुए बोलता है ये तुम खा सकते हो, कैसा रहेगा कि तुम रोज मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दो और मैं तुम लोगों के लिए खाना खरीद दूं। संग सोचता है कि 6000 गोल्ड का रोज का खाना पड़ेगा इन 2 लोगों का महीने में, बट अपना टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में स्पेंड करने से अच्छा है कि मैं इनके लिए खाना खरीद लूं। ली संग का हाथ पकड़ते हुए बोलता है हम ये करेंगे। तभी सीन चेंज होता है। संग वहां से बाहर आ जाता है और बाहर काफी सारे लोग भीख मांग रहे होते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो, प्लीज हमें कुछ पैसे दे दो। संग सोचता है हम सब लोगों ने एक साथ ही शुरुआत करी थी बट उनके डिसीजंस की वजह से वो लोग पीछे रह गए इस मिशन वर्ल्ड के अंदर। तभी संग वहां से जाने लगता है। एक आदमी का कंधा संग से टकरा जाता है और वो आदमी चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये कमीना मुझे मारना चाहता है और मेरी तरफ आ रहा है। संग सोचता है अगर ये ऑर्डिनरी पर्सन होता या कोई अच्छा इंसान होता तो मैं इस टकराव के लिए इससे शायद माफी मांग लेता, बट जिस तरह का अभी ये हालात है मैं इस तरह के घटिया आदमी से कभी भी माफी नहीं मांगने वाला। तभी वो आदमी पीछे से चिल्लाता है तुम कमीने, तुमने मेरे को टक्कर मारी। तभी संग बोलता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ, क्या तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो? अपनी आवाज ज्यादा ऊंची मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल ही डर जाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है, बट संग आगे चला जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। संग एक जगह पर आ गया होता है। वहां पर एक आदमी बोलता है वेलकम, तुम्हारा टेम्पल क्लास चेंज में स्वागत है। मेरा नाम फिलिप है और मुझे बनाया गया है यहाँ पर प्लेयर्स की हेल्प करने के लिए। संग बोलता है फिलिप मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिलिप बोलता है बताइए क्या जानना चाहते हैं। संग बोलता है फिलिप मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप, थीप और मैजिक क्लास पहले से ही मेरी स्टेटस विंडो के अंदर है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है मेरे पास जो ऑलरेडी स्किल्स हैं और जो तुम मुझे यहाँ पर स्किल दोगे उसमें क्या डिफरेंस हो सकते हैं। फिलिप सोचता है कि सारी दुनिया को मिशन वर्ल्ड में आए हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और ये अभी से तीसरी क्लास लेने के बारे में सोच रहा है और अब मैं जब इस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ तो ये बाकी लोगों से अलग कोट पहनकर चल रहा है। फिलिप जवाब देता है कि जो भी आपके पास क्लास है वो सारे टेम्परेरी हैं, जैसे कि आप जो वेपन यूज करते हैं उसके हिसाब से आपका क्लास है। जैसे अभी आप स्वॉर्ड यूज करते हैं तो आपका स्वॉर्डमैन दिखाई दे रहा है और जैसे ही आप स्वॉर्ड की जगह पे एक्स यूज करेंगे तो एक्समैन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मैजिक यूज करेंगे तो वहाँ पे मैजिशियन हो जाएगा। बट टेम्पल के अंदर दी जाने वाली क्लासेस परमानेंट होती हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ये क्लास को चूज करना नहीं बल्कि प्लेयर को और भी ज्यादा डेवलप करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करना। फिलिप बोलता है तुम्हें इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने से बेहतर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ और एक फिंगर हवा में टैप करता है और बहुत सारे नाम जो कि क्लासेस के होते हैं दिखने शुरू हो जाते हैं। फिलिप आगे बोलता है क्लासेस के नाम लिखे हुए होते हैं। जो हम टेम्पल के अंदर क्लासेस क्रिएट करते हैं वो प्लेयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं और ये यूजर के लिए काफी एफिशिएंट होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि सॉन्ग की स्क्रीन के ऊपर उसको रेकमेंडेड कई क्लासेस होते हैं जैसे ग्लैडिएटर, मैजिशियन, स्वॉर्डमैन, पॉइजनर, स्कैमर एटसेट्रा। तभी सॉन्ग बोलता है जो क्लासेस मुझे रेकमेंड की जा रही है क्या ये सबसे बेसिक क्लास की नहीं है या स्ट्रॉन्ग है उससे? फिलिप बोलता है ये हो भी सकती है, स्ट्रॉन्ग नहीं भी, बट क्लास को चेंज करने की कॉस्ट 15,000 गोल्ड कॉइन है। क्या तुम्हारे पास है? अगर है तो तुम कभी भी इसे चेंज कर सकते हो। संग इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर मैं फालतू की क्लासेस को निकाल दूं तो ये स्वॉर्डमैनशिप और असैसिन की स्किल काफी अच्छी है, पर मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है तो मुझे इन्हीं में से एक को चुनना होगा। उसके बाद सॉन्ग फिलिप से बोलता है मुझे अपनी क्लास को चेंज करना है। फिलिप बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे अभी क्लास को चेंज कर सकता हूँ। तभी सॉन्ग एक सोने की पोटली निकालकर उसके सामने रख देता है और बोलता है इसमें 15,000 गोल्ड है। ये देखकर फिलिप बिल्कुल शॉक हो जाता है कि अभी तक लोगों के पास यहाँ पर 10 गोल्ड कॉइन भी नहीं है और इसके पास 50,000 गोल्ड कॉइन पहले से हैं। तभी सॉन्ग का क्लास चेंज हो जाता है। वो स्वॉर्डमैन का क्लास को चूज करता है जिसकी वजह से उसके स्टैट भी इंक्रीज हो जाते हैं।
उसको एक मैजिक आई नाम की वॉकिंग स्किल भी मिलती है और उसके साथ नेक्रोमेंसिंग स्पिरिट इंक्वायर स्किल भी मिलती है और उसके टोटल स्टैट में 18 पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग चलते हुए बाहर आ जाता है और सोचता है, मुझे नहीं पता ये डाइविंग स्टेप किस तरह की स्किल है, मेरी बॉडी में तो टिंगलिंग सी हो रही है, मुझे लगता है मुझे जल्दी करके यहाँ से निकलना होगा। तभी संग को कुछ फील होता है, दो लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। संग सोचता है ये दो लोग मेरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं और इनके पास तो काफी अच्छे इक्विपमेंट भी हैं, ये लोग तो काफी स्किलफुल दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा इसलिए है कि मेरे पास भी इक्विपमेंट आ चुके हैं। तभी एक गंजा आदमी लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि हमारा हायुंग निम तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, क्या तुमने उसकी बात नहीं सुनी। तभी वो लड़की कोड लुक के साथ बोलती है, मुझे जाने दो, और वो बोलते हैं क्या। लड़की बोलती है, मुझे खुद को रिपीट ना करना पड़े, नहीं तो तुम अपना हाथ खो सकते हो। गंजा आदमी गुस्से से बोलता है, क्या तुम अंधी हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी वो लड़की एक ही तलवार के स्लैश के साथ उसका हाथ काट देती है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सांग भी शांति से ये देख रहा होता है और वो गंजा आदमी चिल्लाता है कि मेरा हाथ, इसने मेरा हाथ काट दिया। लड़की वहां से मुड़कर जाने लग जाती है और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें एक ही हाथ के साथ जीना है तो रास्ते को ब्लॉक करते रहो। और लड़की वहां से चली जाती है और बाकी के जो लड़के वहां पर होते हैं सब भागना शुरू कर देते हैं। तभी लड़की स्प्लिट इफेक्ट नाम की स्किल का यूज संग के ऊपर भी करती है। संग सोचता है ये किस तरह का प्रेशर मुझे फील हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लगता है मेरे स्टैट बढ़ जाने की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब से मैंने क्लास चेंज किया काफी चेंजेस हुए हैं, बट इसका असर मुझ पर तो नहीं होना चाहिए था। तभी लाल बालों वाला लड़का हंसते हुए बोलता है, ओह मुझे लगता है कि तुम अपना दिमाग यूज कर रहे हो। संग बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लाल बालों वाला लड़का बोलता है, बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे कपड़े और तलवार देखकर पता लगता है कि तुमने ट्यूटोरियल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इसके अलावा तुम अभी अभी क्लास चेंजिंग टेम्पल में से बाहर आए हो और तुम किसी तरह से मैनेज कर चुके हो क्लास चेंज करना। संग कोड लुक के साथ पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, पॉइंट पर आओ। और सोचता है कि ये दूसरी पार्टी का शायद इनविटेशन है और ये काफी ज्यादा लंबा भी है। लाल बाल वाला लड़का बोलता है, तो मुझे बताओ, मेरा टाइटल लीडर है, तुम्हारा क्या है। संग सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मेरा टाइटल बिट्रियल और काउवर्ड सर्वाइवल है तो सब लोग मेरे साथ सस्पिशियस हो जाएंगे। और स्माइल के साथ बोलता है, इसमें कुछ भी अमेजिंग नहीं है, मेरा टाइटल तो है करेजियस सर्वाइवल। और सोचता है ली से उसका टाइटल पूछ लेना मेरे लिए अभी फायदेमंद हो रहा है। लाल बाल वाला लड़का बोलता है, मेरा नाम कांग है और क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। सांग बोलता है, क्या तुम्हारे साथ जाने में मेरा कोई फायदा भी है। कांग बोलता है, अगर तुम हमारी टीम में आते हो तो तुम्हें एक भरोसेमंद टीम मिलेगी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी से। सांग बोलता है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है। कांग हंसते हुए बोलता है, मेरी स्ट्रेंथ 50 है और अपनी स्ट्रेंथ दिखा देता है। ये देखकर सांग बिल्कुल हैरान हो जाता है। कांग हंसते हुए आगे बोलता है, मैं जब यहाँ पर आया, यहाँ के सिस्टम ने मेरी बॉडी स्ट्रेंथ को इवेल्युएट किया और मेरी स्ट्रेंथ को हाई लेवल पर दिया, और अगर तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज है और तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम्हारी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई रही होगी। संग सोचता है, क्लास बदलने के बोनस के साथ भी मेरी स्ट्रेंथ अभी 20 पॉइंट पर है और ये कह रहा है इसकी 50 पर है, ये गेम काफी ही अनफेयर है। संग कांग से बोलता है, मुझे माफ कर देना बट मुझे तुम्हें डिक्लाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेले ही हंट पर जाता हूँ। कांग हंसते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा माइंड कभी भी बदल जाता है तो तुम हेटेपा को ढूंढ लेना और मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। संग सोचता है, अगर मुझे अपनी एबिलिटीज को और जल्दी बढ़ाना है तो मुझे जल्दी से क्वेस्ट को क्लियर करना होगा, अगर मुझे इस सिटी में सरवाइव करना है तो मुझे अपने मिशंस की डिफिकल्टी को बढ़ाना होगा और हाई रिवॉर्ड को रिसीव करना होगा। तभी सांग क्वेस्ट डेस्क के पास चला जाता है और वहां जाकर बोलता है कि मुझे सिक और ओपोनेंट को दीजिए प्लीज। तभी वहां पर वो लड़की भी आ गई होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ कोड लुक के साथ देखते हैं और सोचते हैं। सांग सोचता है, ये तो वही लड़की है जो मैं वहां पर देखा था। लड़की बोलती है, सिक और ओपोनेंट जल्दी करो। रिसेप्शन डेस्क वाली लड़की बोलती है, तुमको रेलेवेंट जगह पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। संग हैरानी से सोचता है, वो मेरे बारे में जानती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं फर्स्ट प्लेस के बोनस को खो दूंगा। तभी संग रिसेप्शनिस्ट से बोलता है, प्लीज क्विकली मुझे भी सिक और ओपोनेंट के पास भेज दो। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है यस और उनको भेज देती है। सांग एक जंगल में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है और सोचता है, क्या ये भी सलेर जैसा काफी डिफिकल्ट है, पर जो भी हो मुझे जल्दी करना होगा। और अपनी इन्वेंट्री से कुछ खाना निकाल कर वहां पर रख देता है। तभी उस खाने की स्मेल से कुछ ऑर्क वहां पर चलते हुए आ जाते हैं। तभी एक ऑर्क सोचता है कि मिडल ऑफ द फॉरेस्ट में ये फूड काफी सस्पिशियस है। तभी दूसरा ऑर्क बोलता है कि अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है। संग सोचता है, यार तुम लोग तो एक ऑर्क हो तो चुपचाप जाकर ट्रैप में फंस जाओ, इतना सोचो मत। और बोलता है, मेरे पास ज्यादा वेस्ट करने के लिए टाइम
टाइम नहीं है, और अगर उस लड़की के पास स्किल हुए तो वो बोनस स्टैट पॉइंट को हासिल कर लेगी और अपनी शॉक स्किल को यूज करता है, और उस वजह से दोनों ऑर्क शॉक के मारे बेहोश हो जाते हैं। तभी एक ऑर्क चिल्लाता है कि ये तो एक ह्यूमन है। तभी सांग अपनी स्वॉर्ड के साथ उस ऑर्क के अटैक को डॉज कर लेता है, और ऐसे ही ऑर्क के साथ फाइट करते हुए वो सोचता है जेरी ने जो ऑर्क बुलाया था उसे मारना काफी आसान था, बट इसे मारना काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। मुझे कुछ सोचना होगा, क्या मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसे मैं अभी यूज कर सकता हूँ। तभी ऑर्क थोड़ा सा पीछे होकर जंप कर कर सांग के ऊपर अटैक कर देता है। सांग सोचता है अगर मैं इसे नहीं सोच पाया तो मैं मर जाऊंगा। संग अपनी शॉक स्किल यूज करते हुए सोचता है कि ऑर्क लोअर ग्रेड के स्टूपिड मॉन्स्टर होते हैं। मैंने सोचा था कि इन दो ऑर्क्स को मारना मेरे लिए काफी आसान होगा क्योंकि ये दोनों बीमार भी हैं, बट वो दोनों इस शॉक को लेने के बाद भी बस थोड़ा सा लड़खड़ाए हैं। तभी ऑर्क चिल्लाता है ह्यूमन, तुम वीक ह्यूमन। तभी संग सोचता है इस तरह से तो मैं फाइट हार जाऊंगा। तभी पहला ऑर्क दूसरे ऑर्क से बोलता है इसे मैं अकेला लड़ाई करूंगा, तुम पीछे रहो। दूसरा ऑर्क बोलता है मैं समझ गया। तभी फर्स्ट ऑर्क अपनी तलवार लेकर संग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। संग सोचता है मेरे पास कोई ज्यादा स्किल्स नहीं है और मेरी स्वॉर्डमैनशिप भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि मैं इसको एक साथ वन ऑन वन बैटल में हरा सकूं। मेरे पास दो एक्टिव स्किल्स हैं जिसमें से शॉक वाली तो इस पर काम नहीं कर रही है। तभी अपनी दूसरी स्किल डिवाइन स्टेप्स को यूज करते हुए वो ऑर्क के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके गले में खंजर मार देता है। तभी दूसरा ऑर्क चिल्लाता है ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे भाई को कैसे मार सकते हो, तुम कमीने, तुम तो मरने वाले थे। तभी संग उस ऑर्क को छोड़ देता है और हाफते हुए दूसरे ऑर्क की तरफ घूर कर देखता है। ये देखकर ऑर्क काफी डर जाता है। तभी संग दोबारा से डिवाइन स्टेप का यूज करते हुए उस ऑर्क की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी ऑर्क डरते हुए सोचता है उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लगता है उसने मेरे भाई को मारने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर दिया है। अब उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी जो मेरे अटैक को डॉज कर सके। तभी वो अपना अटैक कर देता है और चिल्लाता है मर जाओ कमीने। तभी वो देखकर हैरान हो जाता है कि ये कहां पर चला गया। तभी सांग उसके पीछे होता है और जैसे ही पलटता है सॉन्ग उसके सीने में खंजर घुसा देता है। सॉन्ग बोलता है जल्दी से मर जाओ सूअर कहीं के, और अपनी तलवार के साथ उस औरत का गला काट देता है और वहीं पर मरकर गिर जाता है। सांग सोचता है मैंने इन औरत को अंडर एस्टिमेट किया, मैं तो लगभग मरने ही वाला था और मेरी फर्स्ट लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाती। इस लेवल को क्लियर करने की कंडीशन 3 ऑर्क्स को मारना है। क्या मुझे एक और को मारकर इस स्टेज को लीव कर देना चाहिए? बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवॉर्ड्स की बर्बादी होगी, पर मैं सिर्फ एक और से लगभग मरने ही वाला था। मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस लेना होगा, और अपनी सिस्टम स्टैट को खोलते हुए उसमें कुछ चेक करना शुरू कर देता है और एक तार बाहर निकालता है और बोलता है मैं ऑफ कोर्स उनसे सीधे तौर पर फाइट नहीं करने वाला। तभी सीन चेंज होता है, हमें ऑर्क विलेज का सीन दिखाया जाता है। ऑर्क आपस में बोलते हैं चिक चिक, जो हमने स्काउट्स भेजे थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तभी उनका लीडर बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी कोई ऑर्क बोलता है हमारे 14 और पहले ही मिसिंग हो चुके हैं और हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का। तभी उनका लीडर गुस्से से बोलता है ये लगता है ह्यूमंस का काम है, सब लोग अपने वेपन्स के साथ तैयार हो जाओ। तभी उनमें से एक ऑर्क डरते हुए बोलता है कि हम में से बहुत सारे ऑर्क पहले ही हाई फीवर की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं। तभी लीडर ऑर्क बोलता है कि इसलिए हमको इसके बारे में पहले ही कुछ करना होगा। क्या तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि ह्यूमंस आकर तुम्हें तुम्हारे बेड पर ही मार दें? तभी वो ऑर्क डरते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। लीडर ऑर्क बोलता है तुमने हमारे साथ फाइट लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने एक्शंस के लिए पे करना होगा। मैं तुम्हारे सिर को कील के साथ दीवार पर टांगूंगा और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर जानवरों को खिला दूंगा और बचे हुए हिस्सों को सड़ते हुए देखूंगा। यहाँ से सीन चेंज होता है, जंगल का दिखाया जाता है। पहला और खांसते हुए बोलता है कि ये बहुत दर्द कर रहा है, और दूसरा और बोलता है फिर भी हमें यहाँ पर घूमने के लिए आना पड़ रहा है, पता नहीं वो हमसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं। तभी दिखाया जाता है सामने एक ट्रैप होता है और एक और का पैर उस पर आ जाता है और वो उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। ऊपर वाला और पूछता है क्या तुम ठीक हो? नीचे वाला और बोलता है ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है, ये चाकू पर पॉइजन लगा हुआ है और ये भी दर्द भी कर रहा है। बाहर वाला और बोलता है तुम वेट करो, मैं अभी जाकर किसी को लेकर आता हूँ। तभी वो पीछे सांग को देखकर चिल्लाता है ए ह्यूमन, मैं तुम्हें मार दूंगा ह्यूमन। सांग बोलता है ओह हमारे गोल सेम है, और तभी सांग उस पर अटैक करता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है। सांग सोचता है ये मेरे लिए काफी मुश्किल होगा अगर मुझे एक साथ 7 ऑर्क से फाइट करनी पड़ी, बट अभी एक तो मैनेजेबल ही है। मैंने सोचा था कि अगर डाइविंग स्टेप का मैं यूज करूँ तो मैं 2 ऑर्क से तो जीत ही सकता हूँ, पर अगर मेरा मैजिक पावर को मैं ज्यादा इस्तेमाल कर लूँ और वो खत्म हो जाए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 on 1 की सिचुएशन क्रिएट करूंगा, और इस वजह से मैं 1 on 1 बैटल करने में काफी अच्छा हो
गया हूँ। तभी उन दोनों की तलवार टकराती है। सांग सोचता है ये ज्यादा तो अच्छा नहीं है, बट मैं पहले से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया हूँ। तभी वो डिवाइन स्टेप का यूज करता है और ऑर्क का गला काट देता है। ऑर्क का सर नीचे गिर जाता है। तभी गड्ढे के अंदर वाला ऑर्क बाहर आ जाता है और वो बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है मेरे साथी तुम्हें जाने नहीं देंगे। सॉन्ग उसके सामने कोड लुक के साथ बोलता है उन सबको बुला लो यहाँ पर। तभी ऑर्क वहां से भागते हुए बोलता है तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सॉन्ग एक ऑर्क को मारते हुए पूछता है मुझे बताओ तुम्हारे ग्रुप की लोकेशन क्या है। वो और कुछ नहीं बताता और मर जाता है। सांग उसका दांत उखाड़ते हुए सोचता है मुझे इस क्वेस्ट को क्लियर करने में लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी निकाले गए दांत को इन्वेंट्री में रखते हुए सोचता है कि मैं ऑर्क के सभी वेपन और दांत ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा उनका बॉडी पार्ट सबसे महंगा है। सैंग आगे सोचता है कि मैं अपनी फुल मैजिक पावर के साथ अपनी शॉक स्किल का यूज 6 बार कर सकता हूँ और डिवाइन स्टेप का यूज 4 बार कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी स्किल को लगातार यूज करता रहूँ तो मैं 2 ऑर्क को तो आसानी से मार सकता हूँ। मुझे 14 और ऑर्क्स को मारना होगा इस क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए। अगर मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो काले बालों वाली लड़की फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए तो मुझे इसके लिए जल्दी करना होगा। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है सांग ने ऑर्क विलेज को ढूंढ लिया होता है पर वहां पर कोई भी नहीं होता। सांग सोचता है मुझे यहाँ पर कोई भी घूमते हुए या गार्ड करते हुए नजर नहीं आ रहा, क्या मुझे अंदर चले जाना चाहिए। तभी सांग विलेज के अंदर आ जाता है। उसे कोई बदबू आती है जिस वजह से वो अपने नाक बंद कर लेता है। दिखाया जाता है ये ऑर्क्स बीमार पड़े हुए होते हैं। सांग सोचता है यहाँ पर तो काफी सारे ऑर्क बीमार हैं जो हिल भी नहीं पा रहे। जिन ऑर्क से मैंने फाइट करी थी उनकी बॉडी पर भी लाल रैशेस थे, बट इनकी हालत तो उनसे भी ज्यादा बुरी है। और अपनी तलवार निकालते हुए एक ऑर्क के गले पर रखकर सोचता है ये लोग तो रजिस्ट भी नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर काफी सारे ऑर्क्स को मार सकता हूँ। तभी ऑर्क दर्द से कराहते हुए बोलता है मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर सांग बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है मुझे माफ कर दो, मेरे लिए तुम सिर्फ एक मांस के लोथड़े हो और मैं तुम पर दया करके तुम्हें जल्दी ही मार दूंगा। और ऐसे ही वो काफी सारे ऑर्क को मारता जाता है और सोचता है मैंने 29 ऑर्क्स को मार दिया है, बस एक और मार दूंगा तो मेरी क्वेस्ट क्लियर हो जाएगी। तभी बाहर से आवाज आती है, एक ऑर्क बोलता है यहाँ पर ह्यूमन के ट्रेसेस मिले हैं। वो ऑर्क लीडर होता है, वो चिल्लाता है चेक करो सराउंडिंग में, यहाँ पर ह्यूमन ट्रेसेस हैं। संग सोचता है दत्त तेरी की, मैं इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो यहाँ पर आ गए हैं। ऑर्क लीडर सोचता है कि मुझे स्काउटिंग पे जाने से पहले कुछ गार्ड्स को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए था, बीमारी की वजह से मैं तो सही से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो उसी पेशेंट वाले कमरे की तरफ चला जाता है और कमरे में घुस रहा होता है। तभी दीवार के साइड में सांग छुपा हुआ होता है और वो सोचता है कि अगर ये ऑर्क नॉर्मल कंडीशन में होता तो मैं इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाता, बट अभी ये सिक है जिस वजह से मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी वहां पर तार में ऑर्क का पैर फंस जाता है और जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है धत तेरी की, ये क्या है, फिशिंग लाइन। इसी दौरान सांग मौके का फायदा उठाकर ऑर्क का हाथ काट देता है और चिल्लाते हुए अपनी मशाल को जला लेता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं फायर एरो यूज कर सकता हूँ। और वो अपने फायर एरो यूज करता है जिस वजह से फायर के 4 तीर सांग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी सांग डिवाइन स्टेप्स का यूज करता है और उन एरो से बच जाता है, बट फिर भी एक एरो उसकी बॉडी पे टच कर जाता है जिसे देखकर और काफी खुश हो रहा होता है और बोलता है तुम्हें कैसा लगा मेरा मैजिक ह्यूमन, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम मेरी फायर से जलकर मर जाओ। तभी सांग रुकते हुए बोलता है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक पैसिव स्किल है जो हमेशा एक्टिवेट रहती है। हमें स्किल के बारे में बताया जाता है लोअर ग्रेड मैजिक रेजिस्टेंस, जिस वजह से सिर्फ थोड़ा सा उसकी जैकेट ही जली हुई होती है। ये देखकर और काफी शॉक हो जाता है। तभी सांग उसका गला धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर बाकी के और चिल्लाते हुए सांग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि हमारे लीडर को इसी ने मार दिया, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ह्यूमन को पकड़ो। तभी सिस्टम स्क्रीन आती है कि तुमने फुलफिल कर लिया है कंडीशन को। कंडीशन थी सिक और स्लेयर करने की, क्या तुम टास्क को खत्म करना चाहते हो। सांग स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत है, मिशन क्लियर हो चुका है। तभी वो वहां से टेलीपोर्ट होकर मिशन एरिया में आ जाता है। ये देखकर सभी और हैरान हो जाते हैं कि वो एकदम से गायब कहां पर हो गया। सांग स्माइल करते हुए जा रहा होता है और सिस्टम स्क्रीन पर आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट क्लियर हो गया है। सांग सोचता है कि मैंने काफी जल्दी इस मिशन को क्लियर कर लिया, लगता है मैं सबसे तेज था। डिवाइन स्टेप काफी ज्यादा यूजफुल थी, मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा और ये और भी अच्छी होती जाएगी तो मैं अपने सारे बोनस स्टैट्स को स्किल्स में डाल दूंगा।
और मुझे लास्ट में ये एक वॉन्ड मिली है। वॉन्ड का नाम होता है नेमलेस और एल्डर वॉन्ड। सांग सोचता है कि कुछ ना मिलने से तो ये बेहतर ही है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1% ही है। तभी वहां पर काले बालों वाली लड़की भी आ जाती है। सांग उसको देखकर सोचता है क्या इस पर्सन ने भी इस स्टेज को क्लियर कर लिया है, पर ऐसा लगता है कि मैं इससे अभी भी आगे हूँ। क्या मुझे एक और मिशन कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अभी अपनी लिमिट्स पर नहीं पहुंचा हूँ। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोलता है, सारा मैं रैटमैन एलिमिनेशन क्वेस्ट पर जाना चाहता हूँ। सारा स्माइलिंग के साथ बोलती है ठीक है, आपको उस जगह पर ट्रांसमिट किया जा रहा है। तभी वो काले बाल लड़की भी देखती है और बोलती है कि मुझे भी एलिमिनेशन रिक्वेस्ट रैटमैन पे भेज दो। तभी सारा बोलती है ठीक है, आपको भी वहां पर ट्रांसमिट किया जा रहा है। सांग सोचता है इस बार भी ये मेरे जैसा ही मिशन ले रही है। नेक्स्ट सीन में हमें टर्नल्स दिखाई जाती हैं। वहां पर एक चूहे को कुछ सेंस होता है। वह जैसे ही पलटकर देखता है वहां पर काले बालों वाली लड़की होती है। चूहा उसे देखकर चिल्लाता है और बोलता है तुम कौन हो, और तभी वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ चूहे के ऊपर अटैक कर देती है। चूहा उसे डॉज कर लेता है और सोचता है इस तरह का इंसान यहाँ पर कैसे आ गया, ये मेरी लिमिट्स के बाहर है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो लड़की अपनी स्किल फ्लाइंग स्वॉर्ड मैनशिप को यूज करती है। ये देखकर चूहा बिल्कुल डर जाता है और चूहा भाग रहा होता है। उसकी पीठ पर ही तलवार का स्लैश लगता है और चूहा वहीं पर गिर जाता है। लड़की अपनी तलवार रखते हुए सोचती है कि मैंने उस आदमी के पास जो छड़ी देखी थी, लगता है वो ऑर्क एल्डर की छड़ी थी। इससे पता चलता है कि उसने उस लेवल को अच्छे से क्लियर कर लिया था और खुद को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि वो आदमी लगता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हमें नरेटर वॉइस बताती है कि इस लड़की ने कोई भी ट्रैप का यूज नहीं किया और सीधा ही सभी ऑर्क को मारते हुए चली गई, ना ही सनयुग की तरह किसी तरह का ट्रैप लगाया। ये लड़की मैजिक स्वॉर्डमैन रीना है। मिशन की शुरुआत में ही इस लड़की के पास 3 स्किल्स थी और तीनों की तीनों स्किल्स स्वॉर्डमैनशिप से ही रिलेटेड थी। तभी रीना सोचती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो आदमी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे उसके एक्सप्रेशंस देखकर बिल्कुल भी पावरफुल पर्सन जैसी फीलिंग नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी थोड़ा सा रूड है। तभी सीन चेंज होता है, हमें संग का सीन दिखाया जाता है। संग सोचता है मुझे अपने कानों में इचिंग महसूस हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। दिखाया जाता है उसके आसपास काफी सारे चूहे मरे हुए होते हैं और अगले चीज के ऊपर वो पॉइजन डाल रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, एक रेस्टोरेंट का सीन आता है। तभी इंसान हंसते हुए बोलता है जैसा कि आपसे उम्मीद थी, आप बहुत इम्प्रेसिव हैं। आप इतने सारे वुल्फ के दांत और उनका दिल लाने में कैसे कामयाब हो सके। तभी सांग बोलता है ये मेरे अपने तरीके हैं। और संग सोचता है कि सारा बता रही थी कि मैंने इस स्टेज को बहुत ही जल्दी क्लियर कर लिया है, बट इस बार रीना ने स्टेज को सबसे पहले क्लियर किया है। क्या जहर और ट्रैप्स के साथ अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रखना मुश्किल है। तभी वो आदमी बोलता है तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या ये इतना बुरा है कि तुम मुझे बता ही नहीं सकते। अगर तुम अपने सामान का प्राइस 23,000 गोल्ड कॉइन से कम करके 15,000 गोल्ड कॉइन कर दो तो मैं इसे अभी खरीद सकता हूँ। हमें नरेटर बताता है ये मिसलेनियस गुड्स स्टोर एनपीसी जुलू होता है। शुरुआत में टाइटल एनपीसी बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, बट बाद में सभी लोग इसको एक्सेप्ट करने लग गए। एनपीसीज को गॉड्स ने बनाया था, बट ये ह्यूमंस की तरह तो हैं, बट इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर काफी सारी सिमिलैरिटी देख सकते हैं मिशंस की, एक गेम के सेटअप की तरह। पहले मिशन के 2 महीने बाद शहर के अंदर 3 रैंक के लोग मौजूद थे, बिल्कुल एक गेम की तरह। पहले वो लोग जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी अपनी चीजें बेचनी पड़ी। दूसरे वो लोग जो ना तो बहुत मजबूत थे ना ही बहुत ज्यादा कमजोर नॉर्मल लोग। तीसरे वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ रैंकर्स बन पाए। इसके अलावा रैंकर्स होने के बावजूद भी उनमें भी कैटेगरी थी और उनके पास भी एब्सोल्यूट पावर थे। तभी नेक्स्ट सीन में सॉन्ग एक लड़की के सामने होता है। लड़की बोलती है मुझे लगता है कि आपने स्किल खरीदने के लिए इनफ पैसे जोड़ लिए हैं। संग बोलता है हाँ, मुझे एक बुक स्किल बुक दिखाओ। लड़की बोलती है ठीक है, आप ये लीजिए। ये एक स्वॉर्डमैनशिप की बुक और एक पॉइजन की बुक होती है। दोनों की टोटल कॉस्ट 80,000 गोल्ड होती है। लड़की स्माइल करते हुए बोलती है मुझे लगता है तुमने गलत सुन लिया है कस्टमर। संग सोचता है मैंने अपनी एसेट्स का 90% स्पेंड कर दिया है और मैं अब एक लंबी तलवार चलाने वाला स्वॉर्डमैन बनूंगा। क्या मैं उस रैंकर रीना को हरा पाऊंगा इससे। तभी नरेटर बताता है कि कुछ टाइम पहले सांग ने एक मूनलाइट केव मिशन को खो दिया था और रीना ने उसे क्लियर कर दिया और उसे वहां पर एक चांदी का लंबा भाला मिला जिसे उन्होंने बेच
बेच दिया कांग के थ्रू 2 मिलियन गोल्ड में। सांग सोचता है डैम इट, मैं इस बार लेट हो गया हूँ। रीना कांग को नोटिस कर लेती है और रीना को रैंक में पीछे करने के लिए सांग फिर से मूनलाइट मिशन को करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। सब लोग अपना सामान बेच और खरीद रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आवाज लगाता है, कोई मूनलाइट केव इन्वेस्टिगेशन मिशन को करना चाहता है मेरे साथ? क्या कोई मेरे साथ मूनलाइट इन्वेस्टिगेशन मिशन को करना चाहता है? सांग सोचता है मुझे मिल गया और उसके पास जाकर पूछता है मूनलाइट इन्वेस्टिगेशन मिशन के लिए कौन सी पोजीशन की ओपनिंग है तुम्हारे पास? लड़का जवाब देता है वॉरियर, आर्चर, थीफ और मैजिशियन, सभी तरह की पोजीशंस अवेलेबल हैं क्योंकि हम वॉरियर्स का वेट कर रहे हैं। तभी वो लड़का एकदम से चौंक जाता है सांग को देखकर कि इसके पास तो कोट पहना हुआ है और इसके पास एक लंबी तलवार भी है। लड़का पूछता है मूनलाइट मिशन देखने में आसान लग सकता है और ये एक सी ग्रेड का मिशन है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी स्किल्स क्या हैं? सांग उसे अपनी स्किल्स दिखा देता है। ये देखकर वो लड़का बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ 51, डेस्टिनी 80, क्या तुम एक रैंकर के लेवल पर नहीं हो? सांग बोलता है ये सब तो मेरे एक मिशन के दौरान मुझे किस्मत से मिल गए थे, बट मेरे इक्विपमेंट्स के स्टैट बहुत ही लो हैं। ये सुनकर लड़का बहुत ही हैरान हो जाता है और बोलता है सिर्फ किस्मत से तुम्हें ये सब मिल गया था? हंसते हुए आगे बोलती है तुम्हारा नाम संग है, ठीक मैंने सही कहा ना? मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मेरा नाम यिन है। तुम्हारी एबिलिटी काफी अच्छी है, अगर तुम चाहो तो हम अभी चल सकते हैं। संग बोलता है ठीक है। लड़की बोलती है ग्रेट, मुझे फॉलो करो और वो चलते हुए दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लड़की वहां पर किसी से बोलती है डैंग मुझे एक वॉरियर मिल गया है। तभी डैंग बोलता है तुम फिर से किसी को भी यहाँ पर उठा लाई हो क्या? ये तो काफी कमजोर दिख रहा है। यिन बोलती है इसकी स्ट्रेंथ 50 है और डेस्टिनी 80 है। ये सुनकर डैंग हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम एक रैंकर नहीं हो? यिन बताती है इसको इसकी स्ट्रेंथ किस्मत से मिल गई थी और इसके स्टैट बढ़ गए थे। डैंग बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ था। डैंग बोलता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम पार्क डैंग है। तभी संग हंसते हुए बोलता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा और अपना नाम बताता है। संग बोलता है मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, तो क्या मैं आपको पार्क नेम बुला सकता हूँ? पार्क हंसते हुए बोलता है क्यों नहीं सांग, तुम बुला सकते हो और तुम मुझे एक वॉरियर भी बुला सकते हो। एक्स उठाते हुए पार्क बोलता है देखो एक्स कितनी अच्छी लग रही है मेरे हाथों में। सांग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है वाओ ये तो देखने में सच में काफी हैवी लग रही है, आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। ये सुनकर पार्क हंसना शुरू कर देता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा स्ट्रांग तो हूँ ही। ये सुनकर सांग स्माइल करते हुए सोचता है सरकास्टिक होना एक अलग बात है, बट अगर इसको नोटिस ही ना करना तो बिल्कुल ही बेवकूफी है। तभी पार्क उसे बाकी लोगों से मिलाता है कि हमारी टीम की आर्चर यिन से तो तुम पहले ही मिल चुके हो और वो आदमी जो बैठा हुआ है जैसा कि तुम उसे देख सकते हो वो एक थीफ है और वो येलो हेयर वाली लड़की वो एक मैजिशियन है, फेमस रैंकर। सांग बोलता है वो एक फॉरेनर है और अपने मन में सोचता है रैंकर, मैंने सोचा था यहाँ पर सिर्फ कोरियन लोग ही होंगे। लड़की बोलती है मेरा नाम एली है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सांग भी स्माइल करते हुए बोलता है मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम सांग है। नरेटर बताता है कि रैंकर मैजिशियन बहुत ही रेयर है क्योंकि जादूगरों के बीच की जादूगर की बुक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। संग सोचते हुए बोलता है कि मुझे मिलाकर 2 और 2 4 हम 5 लोग हैं, क्या ये थोड़ा सा डेंजरस नहीं है? पार्क हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है मूनलाइट केव इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर तुम लोगों का नंबर बढ़ा देते हो तो रिवॉर्ड को हम सब लोग आपस में बांट लेंगे और इसे क्लियर करना काफी आसान रहता है, और अगर हम पार्टी के रूप में साथ में काम करते हैं तो इसे क्लियर आसानी से कर लेंगे। सांग अपने मन में सोचता है कि तुम्हें क्या पता, ये ह्यूमर मैंने ही फैलाया था कि मूनलाइट केव का डिफिकल्टी बहुत ही आसान है। मैंने पर्पसली उसका नक्शा बेचा और इस मेथड को फैलाया कि एक टीम बनाई जाए, बट मेरे इसके लिए अलग ही गोल थे मेरे दिमाग में। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग मूनलाइट केव के अंदर आ गए होते हैं। सांग अपनी तलवार निकालने वाला होता है, तभी उसे पार्क बोलता है शांत हो जाओ, अभी यहाँ पर मॉन्स्टर अपीयर नहीं हुए हैं। यहाँ पर वेयरवुल्व्स तभी दिखाई देते हैं जब आप मूनलाइट केव के अंदर पहुंच जाते हैं, तब तक तुम रिलैक्स कर सकते हो। सांग बोलता है ठीक है। तभी सांग पीछे देखता है, वहां पर एली खड़ी हुई होती है, वो बिल्कुल अकेली और कोड लुक के साथ होती है। तभी उसे पार्क पूछता है अगर मिस एली आपको डर लग रहा हो तो आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। ये
सुनकर एली बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी यिन अपनी कोनी पार्क के पेट में मार देती है बहुत जोर से और बोलती है, अब हमें मूनलाइट केव की तरफ चलना चाहिए। पार्क बोलता है, रुको, ये मुझे दर्द कर रहा है। संग सोचता है, क्या पार्क और यिन रिलेशनशिप में है? यिन पार्क को बोलती है, तुम एक प्लेयर हो, तुम इतना धीरे कैसे चल सकते हो, जल्दी करो। पार्क बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे मारना बंद करो। तभी संग पीछे देखता है। एली बिल्कुल पीछे चल रही होती है। तभी संग अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। एली बोलती है, मैं ठीक हूँ। संग बोलता है, ये चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी हुई है तो तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हारा स्टेमिना काफी ही लो होगा। एली बोलती है, हाँ ये है तो। संग बोलता है, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो हम उन लोगों से अलग हो जाएंगे। एली उसका हाथ पकड़ लेती है। संग मन में सोचता है, अगर ये एक रैंकर है तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, और ऊपर से ये एक मैजिशियन भी है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना होगा, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी है। नरेटर वॉइस बताती है कि मूनलाइट केव के अंदर बहुत ही अजीब तरह के स्टोन्स होते हैं, जिन्हें देखकर लोग बताते हैं कि वो बिल्कुल ही आसमान में तारों की तरह चमक रहे होते हैं। तभी थीफ बोलता है, रुक जाओ, यहाँ पर एक ट्रैप है। संग सोचता है, इस ट्रैप को तो मैं भी देख सकता हूँ अपनी इंटरमीडिएट ट्रैप डिटेक्शन स्किल के साथ। तभी थीफ एक पत्थर के ऊपर एक लिक्विड डालता है। उसके अगले ही पल वो ट्रैप को खोल देता है और बोलता है कि मैंने इस ट्रैप को बिगाड़ दिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। संग सोचता है, उसकी डिसमेटल स्किल इंटरमीडिएट ग्रेड की लग रही है, तो क्या उसकी डिटेक्शन स्किल भी इंटरमीडिएट ग्रेड की हो? क्योंकि अभी की होगी। अभी भी बहुत से लोगों की स्किल लो लेवल की है, बट इसकी स्किल काफी सरप्राइजिंगली इंटरमीडिएट ग्रेड की है। मुझे इससे काफी बचकर रहना होगा। तभी सॉन्ग एली से पूछता है, क्या आप एक रैंकर हैं? एली हैरानी से जवाब देती है, मैं इसके लिए एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट दूसरे लोग मुझे एक रैंकर ही बोलते हैं। संग बोलता है, आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग हैं, क्योंकि आप एक रैंकर हैं और आप काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होंगी। मैं जब भी किसी रैंकर को देखता हूँ तो काफी ज्यादा अमेज हो जाता हूँ। एली बोलती है, मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करती, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो आसमान के ऊपर के लोग होते हैं, जैसे कि हेवंस में रहने वाले लोग। अभी के समय में दो टॉप रैंकर काफी ज्यादा फेमस हैं। एक रैंकर है मिस रीना, जिन्होंने सी रैंक मूनलाइट केव मिशन को अकेले ही क्लियर कर दिया है। दूसरे हैं ग्रैंड स्पेयरमैनशिप किंग मिस्टर कांग। ये दोनों फेमस टॉप रैंकर्स हैं। संग सोचता है, शायद इसी वजह से एली काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है और ये उन रैंकर्स के साथ अपने स्टेटस को मैच नहीं कर पा रही है। सैंग एली से पूछता है, बट मैजिशियन रैंकर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, तो क्या तुम एज अ मैजिशियन अपने आप को रैंकर की लिस्ट में टॉप पर नहीं पहुंचाना चाहते हो? एली ब्लश करते हुए बोलती है, मैं उतनी भी अच्छी मैजिशियन नहीं हूँ। तभी पार्क जोर से आवाज लगाता है, सब लोग यहाँ पर जल्दी आओ, वुल्फ यहाँ पर हैं। दिखाया जाता है सामने से वुल्फ गुर्राते हुए इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। उनको देखकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। पार्क बोलता है, संग तुम्हें अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको मैं देख लूंगा। संग बोलता है, पर क्यों? और अपने मन में सोचता है, क्या वो मेरी ताकत को बचाकर रखना चाहता है? बट अभी के लिए मैं इन्हीं के साथ खेलूंगा। तभी पार्क अपना अटैक उन वुल्फ्स के ऊपर कर देता है और वुल्फ का एक हाथ कट जाता है। इस वजह से वुल्फ और भी जोर से चिल्लाता है। तभी एक वुल्फ संग के सामने आ जाता है। तभी संग बोलता है, चलो फाइट करते हैं 1v1। तभी वो वुल्फ संग की तरफ गुर्राते हुए भागना शुरू कर देता है और संग उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि वेयरवुल्फ की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है, बट इसका अटैक पैटर्न बहुत ही ज्यादा सिंपल और शॉर्ट रेंज का है, तो जिस वजह से मैं इसको आसानी से डॉज कर सकता हूँ। इसके बाद संग अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर बिल्कुल स्विंग कर देता है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ का हाथ कट जाता है। इसे देखकर यिन बोलती है, एली, क्या आपको नहीं लगता कि संग इस स्किल के साथ भी एक रैंकर बन सकता है, क्योंकि वो अकेले ही वेयरवुल्फ को आसानी से संभाल रहा है? एली बोलती है, तुम ठीक कह रहे हो। संग सोचता है, मिशन जैसी दुनिया में कौन आपकी पीठ पे चूरा भोंक दे, इसी वजह से मैं अपनी स्किल्स को छुपा रहा था, पर मैं अपनी एक नई ग्रैंड स्वॉर्डमैनशिप स्किल की वजह से इसमें इतना खो गया कि मैंने अपनी स्किल को छुपाना ही भूल गया। तभी दिखाया जाता है पार्क अपनी स्किल पावर स्टेप बैश को यूज करता है और उसके सामने वुल्फ होता है जो बीच में से कट जाता है। तभी पार्क खुश होते हुए बोलता है, ये कैसा था? बट तभी देखता है कि संग अभी भी वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। पार्क बोलता है, क्या तुम अभी भी फाइट कर रहे हो वुल्फ से? और अपनी एक्स निकालकर उस वुल्फ को काट देता है बीच में से। एली हंसते हुए बोलती है, थैंक यू तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। पार्क हंसते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं था, पर इससे इम्पोर्टेंट ये बात है कि संग तुम एक वेयरवुल्फ के साथ फाइट को इतना लंबा क्यों खींच रहे थे? संग बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैंने किसी भी तरह की
एक्टिव स्किल को नहीं सीखा है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है? नरेटर हमें बताता है स्किल मेनली डिवाइड होती हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक्टिव स्किल जो जिसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है, और पैसिव स्किल वो होती है जो हमेशा एक्टिवेट ही रहती है। इनका रेशो 30:70 होता है, क्योंकि अगर आपका ग्रेड लेवल लो है तो इसका बेसिक डैमेज 30% होता है। और हर किसी के पास कम से कम एक या दो एक्टिव स्किल तो होते ही हैं। पार्क हैरानी के साथ पूछता है ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास एक भी एक्टिव स्किल ना हो? सांग शर्म सुझाते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने इसे लर्न नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और मेरे स्टैट मुझे किस्मत से मिल गए थे। पार्क सोचता है कि वेयरवुल्फ के शरीर में काफी ज्यादा घाव थे, बट कोई ऐसा घाव नहीं था जिससे वेयरवुल्फ को काफी डैमेज हुआ हो। तो क्या उसके पास सच में कोई एक्टिव स्किल नहीं है? तभी पार्क गुस्से से कुछ बोलने वाला होता है, बट चुप होकर सोचना शुरू कर देता है। वेट, अगर ये कोई नॉर्मल रैंकर होता तो उसे आसानी से हरा देता, बट इसके पास कोई भी एक्टिव स्किल ना होते हुए भी इसके पास बेसिक कॉम्बैट स्किल है। और मुंह बनाते हुए बोलता है यहाँ कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। संग बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, और सब लोग एक साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पार्क यिन से पूछता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? यिन जवाब देती है कि क्विक फाइट को खत्म करने में आप बेहतर हैं, बट अगर कॉम्बैट लंबी चलती है तो वो आपसे बेहतर है। मुझे लगता है कि वो अकेला 4 वेयरवुल्फ को आसानी से संभाल सकता है। पार्क बोलता है अच्छा तो ऐसा क्या, और उसकी तरफ पलटकर देखना शुरू कर देता है। तभी सामने एक वेयरवुल्फ आ जाता है जिसे देखकर वो रुक जाते हैं। वेयरवुल्फ उनके सामने जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है तुम कहाँ घुसे आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये घूमने की जगह है, और गुर्राता है। तभी पार्क चिल्लाता है एली अभी। एली अपनी आइस स्पीयर की पावर को यूज करती है, जिसके वजह से वेयरवुल्फ की बॉडी पर काफी ज्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसी समय पर थीफ भी काफी सारे नाइफ उस वेयरवुल्फ की तरफ फेंकता है, और यिन भी अपने एरो से उस वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करती है, जिस वजह से वेयरवुल्फ काफी ज्यादा जख्मी होकर चिल्लाना शुरू कर देता है। पार्क हंसते हुए बोलता है इसे हमने संभाल लिया है, कोई चिंता की बात नहीं है, चलो हम चलते हैं। संग थीफ से बोलता है तुम बहुत अमेजिंग हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा खंजर फेंकने की स्किल किस ग्रेड की है? तभी वो थीफ तिरछी नजर के साथ देखते हुए बोलता है तुम्हें इस तरह की चीजें किसी से नहीं पूछनी चाहिए। संग स्माइल के साथ बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था क्योंकि तुम्हारे थ्रो काफी बेहतर थे, क्योंकि मैं भी किसी थीफ को जानता हूँ। थीफ बोलता है कि ये लो ग्रेड का है, बट मैं डैगर थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संग बोलता है पार्कनिंग आप कब तक इस मिशन को क्लियर कर लेंगे? पार्क बोलता है बस 20 वेयरवुल्फ मारने के बाद इस एडवेंचर को हम खत्म कर देंगे, और जिस वजह से हमको 1 लाख गोल्ड कॉइन मिलेंगे और 5 वेयरवुल्फ का लेदर मिलेगा। संग सोचता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, और बोलता है पार्क निम हमारी टीम काफी अच्छी है। तभी थीफ बोलता है तुम ऐसा मत कहो, क्यों ना हम अंदर तक जाते हैं मैक्स डिफिकल्टी तक। पार्क बोलता है क्या? यिन बोलती है ये थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमें सिल्वर वुल्फ को मारना होगा और मिस्ट्री सुलझानी होगी मूनलाइट केव की। संग बोलता है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ और हम इस डंजन को क्लियर कर लेते हैं तो हमें जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो 5 हिस्सों में बांटना होगा, इससे अच्छा तो हम डी ग्रेड मिशन को क्लियर कर लें। पार्क बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, पर ये थोड़ा सा खतरनाक नहीं है? थीफ बोलता है जरूरी नहीं है, क्योंकि संग 2 फाइटर्स का रोल निभाता है और एली पावरफुल मैजिशियन है, जिसकी वजह से इसकी डिफिकल्टीज कंडीशन पूरी हो रही हैं। पार्क अपना सर पकड़ते हुए बोलता है मुझे ये ठीक तो नहीं लग रहा, बट तुम जिस तरह का रिस्क बता रहे हो तो क्यों ना हम इसकी हंटिंग डिफिकल्टी को फेस करें। थीफ बोलता है ठीक है तो हम इसे करते हैं। वहां पर 3 लो ग्रेड री इन्फॉर्मेंस स्टोन रिवॉर्ड में मिलेंगे, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर पार्क और यिन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। संग सोचता है उस स्टोन की कीमत 1 लाख गोल्ड है, लोग इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ सकते, वो सोच क्या रहा है। संग पूछता है थीफ तुम इतनी बेसब्री से उस स्टेज को क्यों क्लियर करना चाहते हो? थीफ बोलता है एक्चुअली मैं अपनी फर्स्ट अवेकनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी क्लास को हाई रैंक क्लास में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी एक कंडीशन है कि मुझे सी ग्रेड मिशन को क्लियर करना
करना होगा। पार्क बोलता है, अच्छा तो तुमने इस वजह से अपने रिवॉर्ड को गिव अप कर दिया है, चलो ठीक है हम इस स्टेज को क्लियर करते हैं। पार्क उसी समय सबसे बोलता है, सेफ्टी सबसे पहले आती है। संग उसी तरह सबको डिस्ट्रैक्ट और रोकने की कोशिश करेगा। अगर सिचुएशन खराब हो जाती है तो मिस एली आप अपने मैजिक से उन पर अटैक करके हमारी हेल्प करेंगी। एली बोलती है ठीक है मैं समझ गई। पार्क आगे बोलता है, मूनलाइट केव के स्लॉटर डिफिकल्टी को हमने पहले भी क्लियर किया है तो हम उसके रास्ते को जानते हैं, बट तुम उसके रास्ते के सभी ट्रैप्स को तुम्हें पहले हटाना होगा। थीफ ओके बोल देता है। पार्क चिल्लाता है, चलो चलते हैं इसे क्लियर करने के लिए। संग सोचता है कि थीफ ने मेरा बहुत ध्यान रखा, अगर वो ऐसा ना करता तो शायद मुझे करना पड़ता। क्या वो सच में अपनी फर्स्ट अवेकनिंग का सच बोल रहा है? तभी दिखाया जाता है थीफ और यिन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और वहां पर वेयरवुल्फ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई होती हैं। पार्क स्माइल करते हुए बोलता है, अब सभी राक्षस ऑलमोस्ट मर चुके हैं और अब मूनलाइट केव का बॉस अपीयर होने वाला है, क्या कोई उसके बारे में जानता है? तभी थीफ बोलता है, क्या तुम ब्लैक वुल्फ के बारे में बात कर रहे हो? तभी पार्क बोलता है, ओह तुमने अपनी रिसर्च को अच्छे से किया है। अब जब हम अगला ट्रैप तोड़ देंगे तो हमें एक बड़ी गुफा दिखाई देगी, वहां पर 5 नॉर्मल वुल्फ्स और एक ब्लैक वुल्फ होगा। 5 वुल्फ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जो ब्लैक वुल्फ होगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। थीफ बोलता है, क्या वो सच में स्ट्रॉन्ग है? पार्क अपना कंधा मलते हुए बोलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो 3 वेयरवुल्फ के कॉम्बिनेशन के बराबर स्ट्रॉन्ग होगा। तभी संग पीछे से बोलता है, तब ब्लैक वुल्फ को आप मुझ पर छोड़ दें। पार्क स्माइल के साथ बोलता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर क्या तुम इससे ठीक रहोगे? संग बोलता है, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है जिससे कि मैं उसको हाई डैमेज दे सकूं, मैं बस उसे रोक सकता हूं अपने पास। पार्क हंसते हुए बोलता है, ठीक है तुम उसे रोकना अपनी स्किल के साथ और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। संग बुरा सा मुंह बनाते हुए यस बोल देता है। तभी पार्क थीफ से बोलता है, मैं सिर्फ 2 वेयरवुल्फ को एक साथ संभाल सकता हूँ, बाकी के 3 को क्या तुम संभाल सकते हो? तभी एली बोलती है, बाकी के वेयरवुल्फ्स को मैं अपने मैजिक के साथ संभाल लूंगी। गुफा में एंटर करते ही मैं एक को तो फिनिश ही कर दूंगी मैजिक के साथ, और संग ब्लैक वुल्फ को संभालेगा और पार्क आप 2 वुल्फ्स को संभालेंगे। उसके बाद यिन और थीफ एक एक वुल्फ को संभाल लेंगे। पार्क स्माइल करते हुए बोलता है, ऐसा है तो बहुत आसान है। संग बोलता है, इससे फाइट करना काफी आसान हो जाएगा अगर शुरुआत में ही एक वेयरवुल्फ मर जाता है। तभी एली अपनी वॉन्ड को पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे उसकी वॉन्ड के आसपास फायर आना शुरू हो जाती है। ये देखकर संग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा आग उसके वॉन्ड के सिरे पर आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फायर की अटैक की वजह से वेयरवुल्फ पीछे हो जाते हैं। तभी पार्क चिल्लाता है, चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं, और यिन एरो के साथ अटैक करती है और सांग आगे बढ़कर एक वेयरवुल्फ के मुंह पर तलवार घुसा देता है और वेयरवुल्फ को मार देता है। तभी उसके सामने ब्लैक वेयरवुल्फ आ जाता है और उसे नाइस टू मीट यू संग बोल देता है। जैसे ही वह वेयरवुल्फ संग के ऊपर अटैक करता है, संग उसे डॉच कर लेता है और तभी शॉक स्किल के साथ उस वेयरवुल्फ को शॉक दे देता है, और जैसे ही वेयरवुल्फ शॉक में रहता है तो अपनी तलवार घुमाकर संग उसे मार देता है और सोचता है, मैंने सुना है कि अगर प्रोफेंसी हाई होती है तो बिना स्पेल को बोले हुए भी आप अपनी स्किल को यूज कर सकते हैं, बट अब मुझे किसी की नजरों में नहीं आना है। तभी यिन बड़ी चमकती आंखों के साथ उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुमने अभी ब्लैक वेयरवुल्फ को अकेले ही मार दिया? पार्क तो सिर्फ एक ही वेयरवुल्फ को मार पाया, पर तुमने तो इसे इतनी जल्दी मार दिया, क्या तुम एक सच में रैंकर ही हो ना? संग सोचता है, मैं नहीं चाहता था इनकी अटेंशन, फिर भी ये मेरी तरफ आ गई। तभी स्माइल के साथ बोलता है, ये पहले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे, इसी वजह से इन्हें मैं मार पाया। अगर ये फायर की वजह से पहले से डैमेज ना होते तो शायद मैं इन्हें मार भी ना पाता। पार्क सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि उन पर हिट हुआ था। तभी यिन एली की तरफ देखते हुए बोलती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एक मैजिशियन बहुत ही इनक्रेडिबल होता है। एली बोलती है, थैंक यू सो मच, और संग चैन की सांस लेता है। तभी थीफ बोलता है, मुझे लगता है सब लोग हंग्री हो गए होंगे, हमें कुछ खा लेना चाहिए, चलो तुम लोगों के लिए मैं कुछ खाना बना देता हूँ और हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पार्क हंसते हुए बोलता है, तुम क्या खाने के इंग्रेडिएंट अपनी इन्वेंट्री में लेकर चल रहे हो? ये तो काफी अमेजिंग है। और यिन भी खुशी से चिल्लाती है। तभी खाना बनकर तैयार हो जाता है। कोई बोलता है, इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है, और सभी लोग बैठे हुए होते हैं। यिन बोलती है, चलो हम खाते हैं। तभी थीफ बोलता है, यहाँ पर बहुत कुछ है खाने को, तो जितना चाहे उतना खाओ। तभी संग एक चम्मच खाता है तो उसे उसके अंदर पॉइजन डिटेक्ट हो जाता है। वो सोचता है, इनमें से तो किसी ने खाना नहीं बनाया, सिर्फ थीफ ने खाना बनाया है, तो शायद उसी ने इसमें पॉइजन मिलाया होगा। एली पूछती है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? संग स्माइल के साथ बोलता है, नहीं नहीं ऐसा
कुछ नहीं है, इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है, पर ये थोड़ा मेरे गले में अटक गया था। एली बोलती है तो थोड़ा सा धीरे से खाओ, ये दुनिया एक गेम की तरह है, बट इसमें एक चीज अलग है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है तो आपको स्टेटस विंडो में अपीयर हो जाएगी। बट मेरी इंटरमीडिएट ग्रेड की पॉइजन स्किल थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये सिस्टम को भी फूल बना सकती है। अगर आपके पास इस तरह के पॉइजन से निपटने की कोई भी स्किल नहीं है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको जहर दे दिया गया है। और साइड में एंटीडोट पीते हुए सोचता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये मूव कोई और ना उठाता तो मैं इन सबको पॉइजन दे ही देता। अगले ही सीन में पार्क बोलता है, चलो अगर सब लोग ने खाना खा लिया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग हाँ बोल देते हैं और आगे चलना शुरू कर देते हैं। एली पूछती है, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें राइट जाना चाहिए कि लेफ्ट, क्योंकि आगे दो टनल आ गए होते हैं। तभी पार्क और यिन कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। पहले पार्क बोलता है कि लेफ्ट साइड में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बट वहां पर ढेर सारे ट्रैप्स हैं, तो जिनको निकालने में काफी टाइम जाएगा, क्योंकि हम पिछली बार खो गए थे तो हम बहुत ही मुश्किल से यहाँ से बाहर निकले थे। तभी यिन बोलती है, हाँ इसीलिए हमें राइट में जाना चाहिए। पार्क वापस बोलता है कि राइट साइड में सिर्फ 2 या 3 वेयरवुल्व्स ही मिलेंगे हमको, जिनको मारना हमारे लिए काफी आसान होने वाला है, और लास्ट में सिर्फ हमें अवेकिंग मून वुल्फ को मारना होगा। ये सुनकर एली काफी शॉक हो जाती है, मून वुल्फ, और बोलती है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ मून वुल्फ को देखने के लिए, वो देखने में कैसा होगा। तभी यिन बोलती है, जरा रुको मुझे भी आने दो। तभी संग दीवार पे लगे हुए एक ट्रैप के बटन को प्रेस कर देता है और सोचता है, वेल इसे शुरू कर देना चाहिए अभी। तभी दीवार गिरनी शुरू हो जाती है। पार्क और एली सोचते हैं, ये क्या हो रहा है। एली चिल्लाती है, छत गिरने वाली है, यहाँ से भागो। तभी छत गिर जाती है और संग पीछे रह जाता है और सोचता है, अब इस रास्ते को खोलना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं एक्टिंग करते हुए थक गया था, अब ये मेरे लिए ठीक है। पार्क खांसते हुए बोलता है, क्या सभी लोग ठीक हैं? और थीफ, तुमने क्या यहाँ पर ट्रैप नहीं देखा था? थीफ बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह का कोई ट्रैप होगा। तभी यिन बोलती है, जरा रुको, संग उस तरफ रह गया है। पार्क जलाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस तरफ फंस गया है। थीफ बोलता है, मुझे लगता है ये वन टाइप ट्रैप था, इसलिए मैं इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुनकर पार्क अपनी तलवार निकालते हुए चिल्लाता है, तुम कमीने, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक कॉमरेड मर गया है और तुम सिर्फ सॉरी बोल रहे हो, क्या ये ठीक है? तभी एली बोलती है, प्लीज शांत हो जाओ आप लोग, क्योंकि उसकी डेक्सटेरिटी काफी ज्यादा हाई है तो उसने इस अटैक को आसानी से डॉज कर लिया होगा। येन भी बोलती है कि हाँ उसने आसानी से डॉज कर लिया होगा, वो मरा तो नहीं होगा। पार्क बोलता है, तो फिर संग को बाईं तरफ के रास्ते से आना होगा और सीधा बॉस रूम में ही हमसे मिलेगा। येन बोलती है, बाएं रास्ते में तो काफी ज्यादा ट्रैप होंगे, उसके लिए बॉस रूम तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पार्क बोलता है, इसमें अब हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, उसे अपने आप ही बॉस रूम तक पहुंचना होगा, और सोचता है, हमें 20 और मारने हैं इस क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए, चलो आगे चलते हैं। तभी दिखाया जाता है, गुफा के आखिर में एक रोशनी दिखाई दे रही होती है, वो मून लाइट वुल्फ होता है, जो काफी खतरनाक लग रहा होता है। एली बोलती है, मैं अपने फायरबॉल के साथ इसे शुरू करूंगी, और फायरबॉल का अटैक कर देती है। जैसे ही अटैक मूनलाइट वुल्फ को लगता है, सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है और बताती है, मूनलाइट वुल्फ केव बॉस है और इसकी रोर की वजह से सबके स्टैट 10% ड्रॉप हो गए हैं। पार्क बोलता है, पावर स्टेप बैश, और यिन अपने एरो के साथ निशाना लगाना शुरू कर देती है, पर उसकी बॉडी पूरी कांप रही होती है। बट तभी अचानक से एली गिरना शुरू कर देती है। यिन बोलती है, एली क्या हुआ? तभी उसके पीछे से कोई चाकू मार देता है, ये थीफ होता है। थीफ बोलता है, नॉर्मली किसी को अपना चाकू मारने के बाद उसे चारों तरफ घुमाना होता है जिससे कि वो आसानी से जल्दी मर जाए, बट तुम्हारे लिए काफी होगा। यिन उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, थीफ तुमने ऐसा क्यों किया? थीफ उन दोनों के गिरने के बाद बोलता है, क्योंकि तुम लोगों को जहर लगे ब्लेड के साथ स्टैप किया गया है तो पॉइजन की वजह से तुम्हें जागने में कम से कम आधा दिन लगेगा, तो मुझे चीजों को जल्दी समेटना होगा, और अपने हाथ में चाकू घुमाते हुए फेंकता है और वो सीधा जाकर पार्क के पैरों में लगता है, जिस वजह से पार्क गिर जाता है और कराहना शुरू कर देता है, और उसके सामने थीफ चाकू घुमाते हुए आ जाता है। पार्क उसे बोलता है, कमीने, थीफ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी पीठ पर खंजर क्यों मारा? ये सुनकर थीफ स्माइल करना शुरू कर देता है। पॉइजन की वजह से पार्क की बॉडी कांप रही होती है और वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने ऑर्डर दिया है हमारे साथ ऐसा करने के लिए? थीफ अपना नाइफ घुमाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने ही नहीं कहा, मुझे लगा कि मैं तुम्हारा यूज कर सकता हूँ तो मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया और मुझे इसमें पता लगा कि ये तुम्हारी लास्ट लाइफ है। ये सुनकर पार्क काफी गुस्से से चिल्लाता है कि ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीता हूँ कि मरता हूँ, बट तुम्हें कम से कम यिन को यहाँ से जाने देना होगा, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम सारे के सारे
रिवॉर्ड रख लो, बट तुम्हें यिन को यहाँ से जिंदा जाने देना होगा। थीफ स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से मिलने वाला कोई भी रिवॉर्ड मेरे लिए ट्रैश ही होगा। तभी पीछे से मूनलाइट वुल्फ पार्क को खा जाता है और उसको सर की तरफ से चबाना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है कि वो बड़े से स्टोन के आगे बैठकर पार्क को अपने पंजों से पकड़कर खा जाता है। तभी हमें नरेटर बताता है कि अगर मून वुल्फ को 3 सेक्रीफाइस दिए जाते हैं तो उसकी अवेकनिंग हो जाती है और जो रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी थीफ को साइड से आवाज आती है, कितने स्टूपिड हो तुम लोग जो झूठ पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हो। ये सांग की आवाज होती है। सांग चलते हुए बोलता है, क्या तुमने सच में इन लोगों को बिट्रे किया है? क्या तुम ये नाटक करना बंद कर सकते हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। सांग बोलता है, क्या 3 लोगों का सेक्रीफाइस करना तुम्हारे लिए इनफ नहीं है? थीफ बोलता है, तुम कैसे कह सकते हो कि एक वॉरियर ने इस तरह की कोई स्किल सीख ली हो जिससे वो जानवरों की भाषा पढ़ या सीख सकता है या उनसे बात कर सकता है। सांग बोलता है, ये सेम बात तुम पर भी एप्लीकेबल होती है, इस वजह से तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। तभी थीफ अपना नाइफ निकालकर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने सोचा कि तुम्हारी मूवमेंट में कुछ गड़बड़ है, तुम एक रैंकर लग रहे थे, बट मून स्प्लिटर का अटैक कर देता है जिसकी वजह से चारों तरफ से नाइफ संग की तरफ जा रहे होते हैं। तभी संग अपने ब्लेड को घुमाकर उसके चाकुओं को डॉज कर लेता है। थीफ फिर से अपने नाइफ को घुमाता है। संग पीछे होकर उसे डॉज कर लेता है और सोचता है, ये एक एक्टिव वेराइटी मार्शल आर्ट को यूज कर रहा है जिसकी वजह से काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके लिए हेड ऑन फाइट करना काफी मुश्किल है और अगर इसके पास 2 लाइफ्स हैं तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये दोबारा मुझसे आकर फाइट करेगा। तभी डिवाइन स्टेप का यूज करते हुए सांग थीफ के पीछे चला जाता है और थीफ बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये कहां पर चला गया। तभी सांग अपने नाइफ को घुमाकर उसकी पीठ पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से थीफ का कंधा कट जाता है और कंधा पकड़ते हुए बोलता है, अभी तक जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाना चाहिए था जिससे तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जानी चाहिए थी, बट क्या तुमने सूप नहीं खाया था? तभी वो सोचता है कि मैंने सभी को सूप खाते हुए देखा था, बट मुझे लगता है कि इसने एंटीडोट ले लिया है जिसकी वजह से इसका जहर न्यूट्रलाइज हो गया है। तभी संग उसकी तरफ भागते हुए आता है और थीफ भागते हुए बोलता है, मून स्प्लिटर, और एकदम से सांग की तरफ अपने नाइफ के साथ अटैक कर देता है। सांग जंप करते हुए उसके ऊपर से पीछे आ जाता है, उसके गले में अपनी तलवार मार देता है जिसकी वजह से थीफ वहीं पर गिर जाता है। सांग उसे गले से घसीटते हुए बोलता है, तुम्हें अभी थोड़ी देर और नहीं मरना है, और मून वुल्फ के सामने फेंकते हुए बोलता है कि इसे खा लो। और मून वुल्फ जैसे उसे खाना शुरू करता है उसकी बॉडी डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। सांग सोचता है, इसकी ये अभी फर्स्ट लाइफ थी, बट अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मुझे दुख होगा, बट अब मुझे एक और सेक्रीफाइस करना होगा मून वुल्फ को। और वो यिन और एली की तरफ जाता है। वहां पर जाकर यिन को उठा लेता है और सोचता है, मुझे एक रैंकर मैजिशियन के साथ जुड़ना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, मुझे माफ कर देना यिन, मुझे तुम्हारा सेक्रीफाइस करना होगा। और घसीटते हुए यिन को वुल्फ के आगे फेंक देता है और जैसे ही वुल्फ यिन को खाता है उसकी बॉडी डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है। संग सोचता है, अच्छा तो इस लड़की की ये पहली लाइफ थी, इसे कुछ भी याद नहीं रहने वाला क्योंकि इसे पॉइजन के असर की वजह से ये बेहोश है। तभी सिस्टम बताता है कि अवेकिंग मून वुल्फ अवेकन्ड मून वुल्फ हो चुका है और वो गुर्राते हुए संग के सामने खड़ा होता है। संग सोचता है, ये अवेकन होने के बाद पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, बट थैंक्स टू पार्क, क्योंकि उसने इसका स्टेमिना काफी ज्यादा गिरा दिया है। और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए सोचता है, अगर ये ऐसा है तो इसे मैं अपनी आइज के ब्लिंक के साथ ही मार सकता हूँ। और अपने अटैक करने के बाद वहीं पर स्माइल करते हुए खड़ा हुआ होता है। तभी जमीन पर बिखरे हुए खून को अपने हाथ पर लगाते हुए मून स्टोन के ऊपर हाथ लगा देता है जिससे मून स्टोन के ऊपर दरार पड़ने लग जाती है और वो बीच में से टूट जाता है। एक रास्ता खुलता है जिसके अंदर जाते हुए सांग सोचता है, जब मैं पहली बार यहाँ पर मून वुल्फ को हरा कर आया था तो जो मुझे ट्रेजर मिले थे वो मेरी एक्सपेक्टेशन के नहीं थे। यहाँ पर 2 तरह के ट्रेजर मिल सकते हैं, या तो गोल्ड मिल सकता है और या तो बिना फाइट किए हुए वुल्फ्स की बॉडी मिल सकती है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 वेयरवुल्फ्स हैं जो रेजिस्ट नहीं करने वाले हैं। और स्माइल करते हुए सोचता है कि 4000 गोल्ड मुझे वुल्फ के हार्ट के लिए और 1000 गोल्ड उसके दांतों के लिए मिलने वाले हैं। लगभग 3000 गोल्ड मेरी तरफ उड़ते हुए आने वाले हैं। तभी संग सभी वुल्फ को मारना और उनके दिलों और दांतों को निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर बाद सिस्टम स्क्रीन पर आता है, आपकी प्रोफिशिएंसी 1% से बढ़ गई है, और ऐसे ही कंटिन्यूसली 50 बार बढ़ जाती है। संग आगे सोचता है, अगर मैं इन लोगों को बिट्रे करके सेक्रीफाइस ना करता, ये सुनने में तो काफी
ज़्यादा डर्टी लगता है, बट मेरे लिए स्ट्रांग होना और अच्छा स्वॉर्डमैन बनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये कर भी ना पाता। तभी वो वापस चलते हुए एली के पास आ जाता है और एली को एक ड्रिंक पिलाता है, जिसकी वजह से एली होश में आ जाती है और वो एकदम से उठते हुए बोलती है, संग ओपा यहाँ पर क्या हुआ? संग बोलता है, सब कुछ ठीक है। थीफ ने हम सब लोगों को बिट्रे किया, लगता है उसने हम सब लोगों को पॉइजन दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो मेरे यहाँ आने से पहले ही पार्क और इयन बहुत दूर जा चुके थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। एली डरते हुए से बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और धीरे से बोलती है कि सनयुंग ओपा अगर आप ना होते तो मैं यहाँ पर ऐसे ही मर जाती। संग स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें मेरा थैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एली भी स्माइल के साथ बोलती है, इसी वजह से तो मैं आपका थैंक कर रही हूँ क्योंकि आपकी तरह यहाँ पर और लोग नहीं हैं। ओपा, संग एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, तो तुम क्या सोचती हो हम एक पार्टी बना लें? ये सुनकर एली बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई आदमी चिल्लाता है, बिच मर जाओ, तुम मरती क्यों नहीं हो, जाओ और अपनी माँ को वापस लेकर आओ। एक बच्ची रो रही होती है, उसका बाप उसे मार रहा होता है। बच्ची सोचती है, मैं इन लोगों की अरेंज मैरिज की वजह से पैदा हुई हूँ, मेरी मदर पहले ही यहाँ से भाग चुकी है अपनी चॉइस की वजह से, बट मेरा बाप मुझे यहाँ पर मारता रहता है, वो एक नशेड़ी की तरह है, रोज दारू पीकर सो जाता है, बट जब वो एक दिन सो गया तो मैंने उसके पास कोयला जलाकर रख दिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मर गया कार्बन मोनोऑक्साइड के ओवरडोज की वजह से, बट किसी का भी मुझ पर कोई शक नहीं आया और मैंने सोचा कि अगर मैं नेचुरली एक्ट करूंगी तो किसी का भी मुझ पर कोई शक नहीं आएगा। जब से ये मिशन वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है तब से मैं सिडक्टिव और अट्रैक्टिव बनकर उन आदमियों के पास गई जिन लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश की और मैंने उन सबको मार दिया। मैं थैंकफुल हूँ अपनी स्किल कावर्डली सर्वाइवल की, क्योंकि उसी की वजह से मैं इस मिशन वर्ल्ड में सर्वाइव कर पा रही हूँ। मूनलाइन स्टोन के बारे में और खाने में जहर के बारे में मैं पहले से जानती थी, मैं तो बस बेहोश होकर सिर्फ इसका नाटक कर रही थी। सबसे भोला भाला दिखने वाला सनयू उपा, उसने थीफ को कितनी हॉरिबल डेथ दी है और उसके बाद कितनी शांति से आकर मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है और मैं ऐसे ट्रिक करने वाली हूँ कि जैसे मैं इसके जाल में फंस गई। संग स्माइल के साथ पूछता है, तो तुम क्या सोचती हो पार्टी बनाने के बारे में? एली उसका हाथ पकड़ते हुए सोचती है, मैंने इस तरह का इंसान पहले कभी नहीं देखा है, मैं इसे जानना चाहती हूँ, और स्माइल के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स हम पार्टी बना सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर एक कैसल फ्लोट कर रहा होता है। वहां पर एक लड़का बोलता है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं, तो इनका स्लो होना तो काफी ज्यादा नॉर्मल है। ग्रैंडफादर यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट मुझे लगता है कभी कभी वो अपने दिमाग का यूज ही नहीं करते। तभी असुरा चिल्लाता है, लोकी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला तुम्हारी इस तरह की रूडनेस के लिए। तभी मूछे वाला आदमी बोलता है, असुरा छोड़ो इस बात को, अगर लोगों में कमियां हैं तो हमें जस्ट उन्हें एक आइडिया देना होगा कि वो एक दूसरे के लिए अवेयर हों कि उनकी स्ट्रेंथ अपने साथियों के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा, जिससे कि उनके अंदर एक सेंस आएगा खुद को और आगे बढ़ाने के लिए और अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए। चलो ऐसा करते हैं कि हर प्लेयर के लिए हम एक इंड्योरेंस मिशन बनाते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, एस ग्रेट डिफिकल्टी ठीक रहेगी? तभी वहां पर बैठा हुआ एक आदमी बोलता है, तो इसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा। वहीं पर एक लाइटिंग एंटिटी बोलती है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, बट मुझे ये बताओ कि तुमने कोई प्लेयर को पिक कर लिया है? मैं तो एली को चुनूंगी क्योंकि उसकी मैजिक फाउंडेशन काफी अच्छी है। तभी असुरा बोलता है, रीना भी अच्छी है और कांग भी काफी अच्छा है। तभी लोकी बोलता है, मुझे वो आदमी पसंद है जिसका नाम संग है। तभी गॉडेस बोलती है कि ये वही है ना जिसने ट्यूटोरियल को सबसे जल्दी क्लियर किया था। लोकी, मुझे नहीं पता तुमने इस इंसान को क्यों पिक किया है, बट अगर मुझे पिक करना होता मैं तो जैक को पिक करता, वो अमेरिका से है। जो हमें जैक के बारे में बताया जाता है, उसने अपनी सिटी के अंदर अलग ही नाम कमाया था, उसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है क्योंकि वो एक साइकोपैथ है और वो मजे के लिए लोगों को मारता है। लोकी सोचता है कि मैं सैटर्न से बिल्कुल अलग तरीके का विलन चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा विलन नहीं चाहता जो कि सिर्फ बुरा हो, मैं ऐसा विलन चाहता हूँ जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हो, इसीलिए मैं चुनूंगा संग को। तभी सफेद कपड़े वाला आदमी बोलता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम पैच के साथ आगे बढ़ेंगे। मूछे वाला आदमी बोलता है, ठीक है। तभी सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है, एक नया पैच अपडेट आ जाता है, उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर रैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है और सेकंड नंबर पर कंपल्सरी मिशंस दिया गया होता है। ये देखकर सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये क्या है, अब हमें ये भी करना होगा क्या? ये तो ऐसा है कि हमें मौत की सजा सुना दी गई हो। तभी एक आदमी भागते हुए आता है, दरवाजा खोलकर बोलता है, कैंग नीम क्या तुमने वो देखा, नया पैच आ गया है, ये पूरी तरह से। कैंग उसकी बात काटते हुए बोलता है, तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन हमें बता रही है कि पैच बिल्कुल ही बैलेंस्ड है, अगर वो हमें मारना चाहते वो बहुत इजीली हमको मार सकते थे, वो इतना मुश्किल तरीका क्यों ही चुनते
होते हमें मारने के लिए। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसको क्लियर करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। नरेटर हमें बताता है कि हैप्टन हेड टॉप रैंकर स्पीयर किंग कैंग मुहान है ये। कांग सोचता है इस पैच के अंदर से मुझे और भी इनक्रेडिबल रिवॉर्ड्स को रिसीव करना होगा, चाहे ये मेरे सर्वाइवल का ही चांस हो, बट मुझे इस चांस को लेना ही होगा और मिशन को क्लियर करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग स्किल्स के अकॉर्डिंगली मिशंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं और वेपन्स और इक्विपमेंट्स को सेल परचेज कर रहे होते हैं। तभी सांग कॉफी पीते हुए सोचता है नए रिवॉर्ड्स की वजह से ये सब लोग पागल हो रहे हैं और अपनी विंडो स्क्रीन खोल लेता है और सोचता है कि मैं उन 2 बक्सों के लिए काफी चिंतित हूँ जो मुझे अचानक से मेरी इन्वेंट्री में अपीयर हो गए। फर्स्ट बॉक्स उसके रैंक 2 अचीव करने पर मिला होता है और दूसरा लॉकी की तरफ से प्रेजेंट होता है। संग हैरानी के साथ सोचता है कि मुझे पता था कि पैच के साथ रैंकर के लिए कोई ना कोई प्रेजेंट जरूर आएगा, बट ये एग्जैक्टली लोकी ने क्या भेजा है? मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं पे सुना है, शायद ये नाम मैंने अवेंजर्स में सुना है। और उस बॉक्स को खोल देता है। उसके अंदर से बफ एंड ब्लस्टर की रेयर हाई पैसिव स्किल मिलती है। संग सोचता है भले ही ये रेयर ग्रेड की स्किल बुक है, बट ये मेरी तरह ही है। ये हाई ग्रेड और रेयर होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं है। तभी वहां पर एली आ जाती है और संग स्माइलिंग के साथ अपना सिस्टम विंडो बंद कर देता है। एली बैठते हुए बोलती है अगर आप एक और सी ग्रेड का क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बन जाएंगे, राइट? संग स्माइल के साथ बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो और सोचता है एली ने सक्सेसफुली अपना क्लास चेंज कर लिया है, अब उसका क्लास अप्रेंटिस विच है। एली बोलती है संग ओपा अब आप कौन सा मिशन करने जा रहे हैं, लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मारना या स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट करना? संग सोचता है कि मुझे जो ली ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे एक स्पिरिचुअलिस्ट जिसका नाम चैरिन है उसके साथ मुझे एक स्कॉट मिशन पर जाना है, क्योंकि बड़ी पार्टी के साथ जाने पे रिवॉर्ड छोटा हो जाता है बट आप सेफ रहते हैं। तभी सीन बाहर का आता है। कोई बोलता है हमारे पास एक बेहतर आइडिया है, चलो हम चलते हैं सी ग्रेड के अपर एंड स्कॉट मिशन पर, चलो चलते हैं। सब लोग उसके पीछे यस और या बोलते हुए चल रहे होते हैं। ये चैरिन लड़की होती है जिसके लाल बाल और काफी खूबसूरत होती है। संग चैरिन के सामने आ जाता है और पूछता है क्या आपके पास 2 लोगों के लिए जगह खाली होगी? चैरिन बोलती है हमारे पास जगह तो खाली है, बट उससे पहले मैं तुम्हारा इंडिकेटर ग्लोरी देखना चाहती हूँ। संग और एली अपनी इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं। उसे देखते हुए चैरिन बोलती है वाओ संग तुम्हारी एबिलिटी और स्टैट तो काफी ज्यादा हाई है, तुम एक रैंकर होगे और मिस एली तो एक मैजिशियन है। संग बोलता है मैंने तो अभी तक अपनी फर्स्ट अवेकनिंग भी नहीं करी है। चैरिन स्माइल करते हुए बोलती है मुझे लगता है कि तुम अपना कंपल्सरी मिशन से पहले अपनी अवेकनिंग कंप्लीट करना चाहते हो जिससे तुम एक रैंकर बन जाओगे। संग सोचता है ये बहुत शार्प है। चैरिन स्माइल करते हुए बोलती है फिर भी तुम बाकी लोगों से काफी ऊपर हो, मुझे काफी खुशी होगी आप लोगों को अपने साथ ले जाकर, क्योंकि आप दोनों एक रैंकर के बराबर ही हैं। संग सोचता है क्या हम लोगों के अलावा कोई और रैंकर गार्ड है यहाँ पर? तभी वो पीछे देखता है कोई हुडी में खड़ा हुआ होता है और वो संग की तरफ ही देख रहा होता है। संग सोचता है ये इंसान। तभी चैरिन लेट्स स्टार्ट बोल देती है और सभी लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। संग नर्वस होते हुए बोलता है रुको 1 मिनट। तभी सभी लोग वहां पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर कंडीशन ऑफ सक्सेस दिखाई जाती है। संग टेलीपोर्ट होने के साथ सोचता है उसने तो इसे ऐसे ही स्टार्ट कर दिया जैसे उसके लिए ये कुछ भी ना हो। तभी एली उसके पास आकर पूछती है संगयू ओपा क्या तुम ठीक हो, तुम अचानक से ऐसे बिहेव करने क्यों लग गए हो? तभी वो काले कपड़े से ढका हुआ इंसान बोलता है इसे बीते हुए काफी लंबा टाइम हो गया है। एली बोलती है संग ओपा क्या तुम उस इंसान को जानते हो? संग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि शायद तुम गलत इंसान समझ रहे हो मुझे। एली हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है ओपा? तभी वो इंसान संग के गले पर तलवार रख लेता है और बोलता है ये काफी अच्छा है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल गई, क्योंकि मैं तुमसे मिशन स्टार्ट होने से पहले कम से कम फाइट करना चाहती थी। और अपने चेहरे से मास्क हटा लेती है जिसे देखकर संग सोचता है मैं इसे अभी तक अवॉइड कर रहा था, बट मिस रीना मेरे सामने है अब। संग बोलता है मिस रीना आप मुझे फॉलो क्यों कर रही हैं? रीना बोलती है मिस्टर संग एक बार आपस में compete करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे पहले से पता है जिस तरह की आपकी स्किल्ड है आप मुझे कभी भी सरपास कर सकते हैं। तभी संग दोनों हाथ उठाते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ही तुमसे वीक हूँ। अगर मैं तुमसे फाइट करता हूँ तुम तो मुझे एक ही स्लाइस में कट कर दोगी। रीना बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे फाइट क्यों नहीं करना चाहते, क्या आप मुझे
मुझे अपने साथ फाइट करने के लायक भी नहीं समझते? संग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सचमुच में तुमसे वीक हूँ। तभी एली उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, हम लोग एस्कॉर्ट कार्ट से काफी दूर आ गए हैं, क्यों ना हम चलते चलते बात करें। संग बोलता है, ठीक है हम चलते हुए बात करते हैं, और रीना भी चलना शुरू कर देती है। थोड़ा सा चलने के बाद एली बोलती है, संग ओपा ये लड़की कौन है? संग जवाब देता है, तुमने शायद इसका नाम पहले भी सुना होगा, ये है मैजिक स्वॉर्ड मिस रीना। ये सुनकर एली बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या ये टॉप रैंकर मिस रीना है? संग हाँ बोल देता है और दिखाया जाता है कि एली रीना के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए चली जाती है और बोलती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? रीना उसे बड़े कोल्ड लुक के साथ मना कर देती है और एली मुंह लटकाकर वापस आ जाती है और बोलती है, उसने मुझे ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया। संग बोलता है, वो ऐसी ही है, वो दिखती तो बाकी लड़कियों की तरह ही है, बट वो बिल्कुल भी अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देती कि लोग उसकी वजह से कितना थक गए हैं। रीना बोलती है, मैं तुम्हें क्लियरली सुन सकती हूँ। तभी संग सोचता है कि ये मिशन तो काफी आसान होने वाला था, बट अब रीना की वजह से इसमें 10 दिन लगने वाले हैं और ये काफी लंबा टाइम होगा। तभी चैरिन एक टेबल के ऊपर खड़े होकर चिल्लाती है, सभी लोग तैयार हो जाओ, किसी भी टाइम पर ऑर्क्स यहाँ पर आ सकते हैं। इसी के साथ ही रीना और सांग को भी बोलती है कि आप लेफ्ट और राइट पर ध्यान दीजिएगा। वो लोग राइट बोल देते हैं और उसी के साथ ही दिखाया जाता है कि ऑर्क चिल्लाते हुए आते हैं, इन सभी ह्यूमंस को मार दो। और ह्यूमंस और ऑर्क के बीच में फाइट हो जाती है। फाइट होते हुए ह्यूमंस चिल्लाते हैं, हम लोग इनसे जीत सकते हैं, हर कोई अपना मैजिक यूज करो, हाँ हम इन्हें मार देंगे। इसी के अगले सीन में दिखाया जाता है तलवार की एक स्लैश के साथ रीना सभी ऑर्क्स को मार देती है। ये देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और संग सोचता है, ये सच में बहुत तेज है, इसने तो इंस्टेंटली इतने सारे ऑर्क्स को मार दिया। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो ये फाइट इतनी आसानी से खत्म ना हो पाती। मुझे रीना को बिल्कुल ही ध्यान से डील करना होगा और मुझे अपने मेथड को यूज करके इसे संभालना होगा। दिखाया जाता है रीना अपना पसीना पोंछ रही होती है। तभी चैरिन सभी लोगों से बात कर रही होती है और बोलती है, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, चलो अब हम लंच खा लेते हैं। तभी दिखाया जाता है चैरिन संग के लिए खाना डाल रही होती है। संग बोलता है, क्या मिस चैरिन आपको भी थोड़ा ब्रेक नहीं लेना चाहिए? आप मेरे साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकती हैं। ये सुनकर चैरिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है और बोलती है, मिस्टर संग, और सोचती है सभी लोग अपना खाना लेकर यहाँ से चले गए, बट ये इंसान थोड़ा अलग है। और वहां से जाते हुए बोलती है, थोड़ी देर आप और काम कर लीजिए। तभी वहां पर रीना आ जाती है और वो बोलती है, तुम सचमुच में अपनी मार्शल स्पिरिट दिखा रहे हो मिस्टर सांग, क्योंकि तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हो। ये देखकर सांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, रीना आप काफी ज्यादा अमेजिंग हैं और आप कभी भी मुझे सरपास कर सकती हैं। ये सुनकर रीना थोड़ा सा सोचती है और फिर बोलती है, तुम मेरी शायद झूठी तारीफ कर रहे हो। तभी संग उसके खाने में पॉइजन मिलाकर उसे दे रहा होता है और तभी पीछे से कोई बोलता है, हमें कितनी देर और वेट करना होगा, जिस वजह से रीना थोड़ा सा शर्मा जाती है और वहां से जल्दी से चली जाती है। संग दूसरों को खाना देते हुए सोचता है, अगर हम दोनों के बीच में फाइट होती है तो पॉइजन के इफेक्ट की वजह से मैं इसे हरा दूंगा। तभी रीना जैसा ही एक स्पून मुंह में डालती है, उसे सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि इस खाने के अंदर जहर है जो लेवल 3 का है, जिससे आपके स्टैट काफी कम हो जाएंगे, 50% तक डिक्रीज हो जाएंगे और मैजिक पावर 38% तक डिक्रीज हो जाएगी। ये देखकर रीना बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसके बाद वो वापस संग के पास आती है। तभी संग बोलता है, मिस रीना कुछ गलत है क्या? आपको क्या कुछ और खाना चाहिए? रीना बोलती है, नहीं थैंक यू, बट मुझे थोड़ी देर के लिए आपसे बात करनी है। और उसके पास जाकर धीरे से बोलती है, किसी ने इस खाने में पॉइजन मिक्स कर दिया है। मैं समझ पा रही हूँ। ये सुनने के बाद आप थोड़ा सा सरप्राइज हो गए हैं। मुझे लगता है कि इस पॉइजन को गॉब्लिन्स ने मिक्स किया है हमारे जाने बिना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि आसपास क्या हो रहा है और प्रिपेयर रहिएगा। मैं जल्दी से जाती हूँ और आसपास स्काउट कर कर आती हूँ। संग बोलता है, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। और उसको जाते हुए देखकर सोचता है, उसे कैसे पता लग गया कि इसमें पॉइजन है, बट रिलीफ की बात यह है कि उसे मुझ पर शक नहीं हुआ। तभी दिखाया जाता है एली सोचती है कि अगर संग ओपा की फाइट मिस रीना से हो जाती है तो क्या मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए? चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर ही देती हूँ। और रीना के पास जाकर बोलती है, मिस रीना आप कहाँ पर जा रही हैं? रीना बोलती है, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम मुझे रीना बुला सकती हो क्योंकि हम सेम एज के ही हैं। एली रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दूं, इसलिए मैंने ऐसा किया बिना कुछ सोचे हुए, प्लीज मुझे माफ कर देना, आगे से मैं ध्यान
रखूंगी। तभी रीना बोलती है, ठीक है, तुम मुझे बुला सकती हो। ये सुनने के बाद एली रीना का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, थैंक यू सिस्टर रीना, मेरे साथ इतना फ्रीली बात करने के लिए। क्या हम साथ में सो सकते हैं? रीना बोलती है, नहीं, मुझे अकेला सोना पसंद है। तभी एली अपनी स्किल वीकनेस को एक्टिवेट कर देती है और रीना की वीकनेस देखने का ट्राई करती है। तभी रीना की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो चिल्लाती है, एली तुम यहाँ से जाओ और मिस्टर संग को बताओ, अभी मुझे किसी ने कर्स करने की कोशिश करी और थोड़ी देर पहले मेरे खाने में भी जहर था। तो मैं सोच रही हूँ कि कोई मुझे या हम सभी लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या वो कर्स को देख सकती है? तभी वो लोग चैरिन के पास आकर सारी चीज को रिपोर्ट करते हैं। चैरिन बोलती है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि मॉन्स्टर पॉइजन और कर्स का यूज करें, बट फिर भी हम रात को इस बारे में ध्यान रखेंगे और निगरानी करेंगे। तभी संग वहां पर आता है और कंफ्यूजन से इनकी तरफ देख रहा होता है। तभी रीना बोलती है, मिस्टर संग, चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं आपके साथ तो एक स्पार करके ही रहूंगी। चाहे यहाँ पर कहीं से भी मॉन्स्टर आ जाए, मुझे पॉइजन दे दिया जाए और चाहे मुझ पर कर्स ही क्यों ना लग जाए, बट मैं आपके साथ एक स्पार तो करके ही हटूंगी। संग सोचता है, अब मुझे इसके साथ स्पार करना ही होगा, मैं अब और एक्सक्यूज नहीं बना सकता, और बोलता है, मुझे माफ कर देना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 10 मूव करें सिर्फ, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक फाइट करेंगे तो मिशन की प्रोग्रेस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और ये बाकी सब पर भी इफेक्ट करेगी। रीना बोलती है, ठीक है, बट आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मिशन खत्म होने के बाद आप एक बार और मुझसे फाइट करेंगे। संग बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पर हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या हम कहीं और जाकर फाइट कर सकते हैं? और वो लोग दूसरी जगह पर आ जाते हैं। संग सोचता है, अगर ये जगह है तो मुझे एक चांस मिल सकता है। मुझे शांत रहना होगा क्योंकि मैं 21st रैंकर हूँ। मैं जितना भी स्ट्रांग हूँ बट मिस रीना जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि 10 ब्लो तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। पर कुछ भी हो जाए मुझे इसे झेलना तो होगा ही। दोनों लोग आमने सामने खड़े हुए होते हैं। रीना बोलती है, चलो इसे शुरू करते हैं, और भागते हुए संग की तरफ आकर अटैक करने की कोशिश करती है। संग उसे देखता है और सोचता है, डिवाइन स्टेप्स, और उसके सारे अटैक से बच जाता है। दिखाया जाता है कि उसके 10 के 10 अटैक से संग बच गया होता है। रीना सोचती है, ये क्या है, मिस्टर संग मुझे काफी ज्यादा अटैक करने की ओपनिंग दे रहे हैं। क्या वो मुझे डाइवर्ट करके मुझ पर अटैक करना चाहते हैं, और क्या वो मुझसे फाइट ही नहीं करना चाहते? संग सोचता है, ठीक है, अब मैंने एक जाल बना लिया है और उसे बिना बताए वहां पर ले जाऊंगा। तभी जैसे ही वो मुड़ता है उसके सामने स्वॉर्ड होती है, जिसे वो काफी मुश्किल से डॉज करता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और अचानक से उसका पैर भी ट्रैप के ऊपर आ जाता है। गिरते हुए संग रीना के घुटने पर अटैक करता है और जैसे ही रीना आगे की तरफ गिरने वाली होती है, संग अपने हाथ से उसके चेहरे पर अटैक कर देता है, जिस वजह से संग का पाम अटैक रीना की चिन पर परफेक्टली लैंड होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रीना जमीन पर पड़ी हुई होती है। संग अपना हाथ पकड़ते हुए सोचता है, चाहे कुछ भी हुआ हो बट लास्ट में मैं जीत तो गया, बट अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चली हुई होती तो मैं अभी भी फाइट करने के लायक रहता। तभी दिखाया जाता है रीना का हाथ हिलना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। रीना उठती है और सोचती है, मैं हार गई। संग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? रीना बोलती है, क्या तुमने हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है? संग बोलता है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सीखा जिसे मार्शल आर्ट कहा जा सके, और धीरे से बोलता है कि मेरे पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट आर्ट है, तो शायद मैं इसे कह सकता हूँ कि मेरे पास है। रीना सर झुकाते हुए सोचती है, उसे पता था कि जब मैं पीछे हटूंगी और मेरे घुटने मुड़ेंगे और वो मेरी तलवार से बचते हुए मेरे घुटनों पर अटैक कर सकता है। वो शुरू से ही इस बारे में सोच रहा था। इस पूरे टाइम पे मैं ही सबसे ज्यादा एरोगेंट थी, वो बिल्कुल भी नहीं था। ये सोचकर रीना की आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है और खड़े होते हुए बोलती है, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ तो ये मेरे लिए शर्मनाक है आपसे पूछना, बट फिर भी मैं क्या आपसे पूछ सकती हूँ? संग बोलता है, जरूर, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। तुमने चीजों को अपनी तलवार की बजाय हाथ से खत्म करने के बारे में क्यों सोचा? संग थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है, वेल, मेरी तलवार गिर गई थी इसलिए मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद रीना सोचती है, उसने ये सब कुछ पर्पसली किया ताकि बिल्कुल भी खून ना निकले। उसने हर चीज के बारे में ध्यान रखा, जबकि मैं इस चीज में इतना भूल गई कि मुझे जीत के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया, चाहे किसी का खून ही बह जाए। मिस्टर सांग के सारे मूव बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव थे कि किसी को भी इंजरी ना हो और वो जीत जाए। तभी रीना मुड़ते हुए बोलती है,
आज मैं हार गई। संग बोलता है, मिस रीना ऐसा कुछ नहीं है, आप भी आज जीती हैं। रीना वैसे ही खड़े हुए बोलती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह का एक्ट करने के लिए क्योंकि तुम जीते हो और जीते हुए को हारे हुए इंसान को कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज जो सीखा है उसके साथ मैं अपनी लर्निंग्स को और भी अच्छा करूंगी और प्लीज मेरे साथ एक बार और आगे फाइट करें। संग बोलता है, अगर ये बाद में होने वाला तो ठीक है और सोचता है वो बिल्कुल रोने ही वाली थी, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। उसके बाद हमें 8 डे का सीन दिखाया जाता है। कैरेज अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गई होती है और इस पूरे सफर के दौरान संग और रीने आपस में बात करने से बच रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि मिशन क्लियर हो गया है और सभी लोग खुश हो जाते हैं और लोग डिसअपियर होकर वापस जाने लग जाते हैं। तभी रीना संग की तरफ देखकर हल्का सा इशारा कर देती है। इस सब के बाद चीजें काफी शांत हो जानी चाहिए। तभी वहां पर कोई बूढ़ा आ जाता है और बोलता है, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। जिसे देखकर संग थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या कुछ गलत है। वो बूढ़ा बोलता है, मैं तुम्हें काफी देर से क्लोजली नोटिस कर रहा था और तुम सबकी मदद कर रहे थे। स्कॉट और गार्डिंग करना तुम्हारा काम था, बट उसके अलावा खाना बांटना, साफ सफाई करना ये तुम्हारी जॉब नहीं है, बट फिर भी तुमने लोगों की हेल्प करने के लिए इसे किया। संग सोचता है, मैंने इसे कोई अच्छे इरादे से नहीं किया। बट बूढ़ा आगे बोलता है, हम लोगों ने सोचा था कि ये सामान आधा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करती है, बट आप लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया क्योंकि ये सामान बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। संग बोलता है, मुझे जानकर ये खुशी हुई और सोचता है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक पोशन की बोतल निकालकर बोलता है, तुम इसे ले लो। ये बोतल फेरमियोन एक्सट्रैक्ट होता है, हाई ग्रेड रेयर पोशन। जिसे देखकर संग बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है ये पोशन तो काफी ज्यादा रेयर है और इसकी ट्रेड प्राइस भी काफी हाई है। तो अब मुझे समझ में आए कि मिस चैरिन इस मिशन को इतनी बार क्यों क्लियर किया है एनपीसीज के लिए। तभी एली संग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या आपकी कोई इंटेंशन है इसे मुझे गिफ्ट करने की। संग बोलता है, तुम इस तरह का क्यूट चेहरा बनाने की कोशिश मत करो। जिस वजह से एली थोड़ा नाराज हो जाती है और आगे बोलती है, तो क्या आप मुझे इसे डिस्काउंट में दे सकते हैं क्योंकि स्टोर पर आपको इसके 3000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और मैं अभी आपको इसके 2000 गोल्ड कॉइन दे दूंगी। संग सोचता है एली एक मैजिशियन है और उसको इस पोशन की जरूरत मुझसे ज्यादा है, तो बोलता है ठीक है तुम ले सकती हो और पोशन उसकी तरफ बढ़ा देती है। जिसे देखकर एली काफी खुश हो जाती है। संग बोलता है, तुम्हें लगता है ये काफी ज्यादा पसंद आया। एली उस पोशन को गले लगाते हुए बोलती है, हाँ मुझे ये सच में बहुत पसंद आया क्योंकि 4th क्लास तक के मैजिशियन इसको आसानी से नहीं पा सकते और मैंडेटरी मिशन के आने से पहले हमको अपने वेपन्स और अपनी स्किल्स को और भी मजबूत करना होगा। संग हैरानी से सोचता है, एली तो सही बोल रही है। इस पूरे टाइम को अपना हंटिंग पर वेस्ट करने की बजाय मुझे खुद को स्ट्रांग बनाने में और तैयारी करने में बिताना चाहिए। और अपनी इन्वेंट्री खोलते हुए सोचता है, मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे पहले अपनी अवेकनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें टेम्पल ऑफ क्लास चेंज का दिखाया जाता है। तभी वहाँ का अटेंडेंट फिलिप बोलता है, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। संग बोलता है, हाँ बिल्कुल प्रीस्ट फिलिप। तभी प्रीस्ट फिलिप बोलता है कि मैं तुम्हें वो रास्ते दिखा सकता हूँ जहाँ पर तुम बिना किसी रिग्रेट के चल सकते हो और काफी सारी स्किल्स दिखाई जाती हैं। संग उन सभी स्किल्स को देखकर सोचता है कि पहले मुझे उन स्किल्स को निकालना होगा जो दूर से फाइट करने की है और वो काफी वीक होती है क्योंकि मेरी स्किल सारी की सारी क्लोज रेंज फाइट की है, तो मुझे उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना होगा। किसी और के बारे में सोचना बिल्कुल ही वेस्ट है। स्वॉर्डमैन की स्किल के साथ तो मैं आसानी से पैसे बना सकता हूँ, बट मिस रीना की फाइट के साथ मुझे फील हो गया है कि मुझे क्लोज्ड कॉम्बैट की एबिलिटी लेनी चाहिए। क्या इसी वजह से ये मुझे समुराई रेकमेंड कर रहे हैं। प्रीस्ट फिलिप स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम मुझे 3 गुना पे कर सकते हो और अपनी जॉब को भी चेंज कर सकते हो। संग सोचता है जल्द ही एस ग्रेड का मिशन आने वाला है और वो एस ग्रेड का मिशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ए और बी ग्रेड के मिशन भी काफी डिफिकल्ट ही थे, बट एस ग्रेड का मिशन तो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा।
मुझे कोई ऐसा क्लास चुनना होगा जो हर सिचुएशन में अच्छे से रिएक्ट कर पाए और एस क्लास के मिशन को भी अच्छे से टैकल कर पाए। संग बोलता है, मैं खुद को अवेक करना चाहूंगा एक स्वॉर्डमैन के रूप में। तभी प्रीस्ट फिलिप बोलते हैं, जैसा कि तुमने कहा वैसा ही होगा, और ये इलेजिट स्वॉर्डमैन रैंक नॉर्मल स्वॉर्डमैन से भी बड़ी है। और अपना हाथ आगे कर देता है, उसके हाथ से लाइटिंग निकलना शुरू हो जाती है जो संग के आसपास घूम रही होती है। काफी सारी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ रही होती है। उसके बाद संग स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि काफी कुछ मिल गया है। फिलिप हंसते हुए बोलता है, जब कोई अवेकन होता है उसके पास एक एक्सक्लूसिव स्किल आ जाती है। संग सोचता है, चाहे मैं डूबूं या तैरूं, बट चाहे जो भी हो, बट मैंडेटरी मिशन स्टार्ट होने से पहले मैं अपनी स्किल की अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं उससे फेमिलियर हो जाऊं। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर संग लेटे हुए सोच रहा होता है कि मिशन कल शुरू होने वाला है। तभी संग के साइड में एक रोशनी आना शुरू हो जाती है जिसे देखकर संग हैरान हो जाता है। तभी संग चौंक कर उठते हुए बोलता है, जेरी। जेरी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं आपसे बात करना चाहता था, बट मुझे माफ कर दो, हमारे पास बहुत कम टाइम है। जेरी आगे बोलता है कि आप सभी प्लेयर्स को एस ग्रेड मिशन में भेज दिया जाएगा। वहां पर आप एनपीसीज की बॉडी पर कंट्रोल करेंगे। इस मिशन का पर्पस ये है कि आप सभी प्लेयर्स की एबिलिटीज को बढ़ाया जा सके और आप सभी को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी देकर एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। संग हैरानी से बोलता है, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं अपनी स्किल्स और एबिलिटी यूज नहीं कर सकता हूँ अभी? जेरी आगे बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपके एनपीसी के पास सारी एबिलिटियां होंगी जो आपके पास हैं। इसके अलावा वहां पर टाइम टाइम पर हीरोज एनपीसी अपीयर होंगे। अगर वो आपको हेल्प कर देते हैं तो आपका मिशन की डिफिकल्टी कम हो जाएगी। आखिरकार गॉड्स ने बिना सोचे समझे तुम पर ये मिशन नहीं सौंपा है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ पर डीमन किंग का राज है, बट आपको उसे मारना होगा पूरी दुनिया पर टेक ओवर करने से पहले। ये दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा वो है जो कबीलों में रहते हैं, एक आर्मी सोल्जर की तरह, पूरी जमीन आर्मी लैंड है वो। दूसरे लोग कैसल्स में रहने वाले हैं और तीसरे फाइटर्स हैं। इन तीनों को लेकर आपको डीमन किंग को हराना है। अगर कोई भी पीछे रह गया तो मिशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। संग बोलता है, इस मिशन के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी प्लेयर्स अपना रोल सही से प्ले करें। जेरी आगे बोलता है, तुम सही कह रहे हो, इसके इन रिटर्न में तुम्हें एक लेजेंडरी आइटम रिसीव होगा। और संग के नजदीक आते हुए बोलता है, ये एक ह्यूज ट्रेजर है और तुम्हें वहां पर एक एक्स्ट्रा लाइफ भी मिलेगी। जिसे सुनने के बाद संग थोड़ा सा हैरानी से सोचता है, एक एक्स्ट्रा लाइफ? तभी जेरी वहां से गायब होते हुए बोलता है, मेरा टाइम खत्म होता है, बेस्ट ऑफ लक। तभी सीन चेंज होता है, कैसल का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि डीमन किंग सब्जुकेशन मिशन एस ग्रेड शुरू होता है। दिखाया जाता है कि किसी की आंखें खुल रही होती हैं। वो बोलता है, बढ़िया है, ये शुरू हो रहा है, पहले मुझे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। तभी वो उठकर शीशे के पास जाता है और देखकर हैरान हो जाता है, ये क्या है? मैं लड़की बन गया? ये संग होता है। संग बोलता है, उसे यहीं पर होना चाहिए, शायद यहाँ पर। तभी वो स्टेटस विंडो ओपन कर लेता है और सोचता है, अगर मेरे सारे स्टैट नहीं ऐड किए होंगे तो मैं एक नॉर्मल इंसान से बेटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काम रहना होगा क्योंकि मुझे खास एबिलिटी की जरूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करना है क्योंकि मैं फ्रंट लाइन पर फाइट करने भी नहीं जाने वाला हूँ। और सिस्टम स्क्रीन देखते हुए सोचता है, यहाँ पर जो ऐड किया गया है वो लो ग्रेड की स्किल्स हैं। एलिजिमेंट स्वॉर्डमैन के अंदर तिलिस्मान आर्ट और आइस लेंस हेस्ट ऐड किया गया है। तभी कुछ देखकर सांग बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचता है, एक सेकंड रुको, यहाँ पर सिलाई, म्यूजिक, गाना, खाना, आखिर ये सब है क्या? तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि रन अवे प्रिंसेस ई रैंक का मिशन होता है। इसमें इनको मॉन्स्टर्स के आगे भागना होता है जो इनका पीछा कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर कुछ स्कल्स आ जाते हैं जिसके साथ एक नाइट भी होता है। ये नाइट तो इग्रिस की सस्ती कॉपी लग रहा है वैसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसे देखकर संग सोचता है, धत तेरी की, ये तो आ भी गए हैं। मैंने इस तरह के मॉन्स्टर्स को पहली बार देखा है। क्या मैं इनसे लड़कर जीत सकता हूँ? ये अच्छी बात है कि मेरे पास एक तलवार है, बट क्या ये एक लंबी तलवार है? बट कुछ भी ना होने से तो बेहतर है। तभी वो नाइट बोलता है, ह्यूमन तुम मर जाओ। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और काफी सारी नोटिफिकेशन आती हैं जिससे 50% रिड्यूस हो जाते हैं स्टैट। और 10 सेकंड के लिए संग शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी कांप रही होती है और सोचता है, इसके स्टन किल की वजह से मैं बिल्कुल भी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ और शुरू से ही अगर ऐसा होगा तो मेरे सर्वाइव करने
करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी। बट जो कुछ भी हो, ठीक है, तो मुझे मार डालो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें वही उड़ता हुआ कासल दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई चिल्लाता है, क्या सेरेनिया को पोजेस किया है संग ने? तभी वो व्हाइट कपड़े वाला आदमी सोचता है कि एनपीसी प्रिंसेस सेरेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीमन किंग को मारने के लिए, तभी किसी नॉर्मल यूजर को नहीं दिया जा सकता इसे। सिनेरियो के हिसाब से जैसे ही मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे, सेरेना बिल्कुल ऑपोजिट जाकर स्क्वाड को ज्वाइन करेगी और मॉन्स्टर से फाइट करेगी। बट संग ने उसकी बॉडी पर पोजेशन कर रखा है, तो वो बिल्कुल ही अलग जाएगा और सबसे आगे जाकर अटैक करेगा, और डीबफ की वजह से वो शायद अपनी लाइफ भी खो सकता है। बट अगर ऐसा होता है तो सेरेना की डेथ हो जाएगी और ये मिशन फेल हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है संग के सामने एक और बाज आता है, जिसे देखकर संग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी उसके सामने किल विंडो अपीयर होती है और प्रिंसेस की कॉम्बैट स्किल उसके दिमाग में आने शुरू हो जाती है, और वो सोचता है पोलैरिटी रिफ्लेक्शन नॉन कॉम्बैट स्किल को कॉम्बैट स्किल में बदल दिया गया है, क्या ऐसी कोई स्किल थी पहले मेरे पास? और स्माइल करते हुए सोचता है, तो मतलब इसका ये है कि ये कोई यूजलेस स्किल नहीं है। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बेली डांस स्किल दिखाई जाती है और उसके अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि संग स्कल के अटैक से डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके सर पर छेद कर देता है, और सोचता है मेरी बॉडी अपने आप काम कर रही है, क्या इस बॉडी के लिए डांस करना इतना ही आसान है? और ये डांसिंग मूव्स एक फाइटिंग स्किल की तरह काम कर रहे हैं। तभी दिखाया जाता है संग एक पैर मारकर स्कल का सर उड़ा देता है और जमीन पर खड़े होते हुए फिर से सोचता है, मैं अभी भी डिसएडवांटेज में हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होगा। तभी संग टेलिस्म आर्ट फायर यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड से आग जलना शुरू हो जाती है, और उसी आग के साथ सामने से आते हुए दो स्कलों के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, क्या इन लोगों को मेरी स्वॉर्ड के अंदर की एनर्जी फील हो रही है? तभी वो दोनों स्कल मॉन्स्टर संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। संग उन्हें डॉज कर लेता है और अपनी फायर स्वॉर्ड के साथ एक स्कल के सर में छेद कर देता है, और सोचता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस तरह का स्वॉर्डमैनशिप है। तभी संग वेपोरिस को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उस नाइट की तरफ चला जाता है। नाइट अपनी स्वॉर्ड सामने करके संग की तरफ देख ही रहता है। जैसे ही संग उसकी रेंज में आता है, वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उस तलवार का स्लैश घुमाता है, जिसे संग पीछे होकर डॉज कर लेता है, और वो नाइट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तभी संग उसी के हाथ का यूज करके अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर चली जाती है, और ये देखकर नाइट काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? तभी नाइट बार बार अटैक करता रहता है, बट संग अपने डांस मूव के साथ उसको डॉज करता रहता है, जिस वजह से नाइट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उस गुस्से से चिल्लाता है, इस सबको रोको अभी। संग स्माइल के साथ बोलता है, इस काम चलाऊ स्टेज को खत्म करते हैं अभी, और अपनी स्वॉर्ड में फायर के साथ उस नाइट के पेट पर अटैक कर देता है और नाइट के पेट को काट देता है। तभी वो बोलता है बूम, और उस नाइट का पेट बिल्कुल फट जाता है और उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। संग सोचता है, क्या ये इतना स्ट्रांग नहीं था? ये तो एक सर्कल वाला मैजिक होना चाहिए था, बट इसकी स्ट्रेंथ तो इससे भी बहुत कम थी। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि आपने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, आपको 8 मिशन पॉइंट्स मिलते हैं। संग बोलता है, अच्छा तो ये तब भी मिलता है जब हम मॉन्स्टरों को मार देते हैं, और मेरी आवाज को क्या हुआ? और अपने गले को पकड़ते हुए बोलता है, जब तक ये मिशन चल रहा है तब तक मुझे इस बॉडी की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, डंजन दिखाई जाती है। संग बोलता है, जेरी के अकॉर्डिंग ये डंजन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इस डंजन में जो भी लोग एंटर करते हैं वो टॉप रैंक के स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकर्स होते हैं, बट ये मेरे लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रिंसेस बनकर इस मिशन के अंदर मुझे प्रिंसेस को ही बचाना है? मैं इसके लिए श्योर हूँ ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तभी संग अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है, उसे देखते हुए सोचता है, डीमन किंग को मारो और राजकुमारी को भागना है। इन दोनों मिशन के अलावा एक और मिशन है जिसे मैंने पहले अभी तक नहीं देखा था, रूइन ब्लेड मिशन। ये एक ए रैंक का सब मिशन है। यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी किसी की आवाज आती है कि प्रिंसेस को रेस्क्यू कर लिया गया है, मिशन क्लियर हो गया है क्या? संग मुड़ते हुए सोचता है, ये आवाज, क्या प्लेयर आ गए हैं यहाँ पर? दिखाया जाता है 3 लोग वहाँ पर आ गए होते हैं और बोलते हैं, वो पर्सन जो वहाँ पर है क्या वो प्रिंसेस है?